हेलो एवरीवन। आपका आज की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा डे 20 हमारे नीट 30 डेज क्रैश कोर्स का। एंड रिक्वेस्टिंग टू एवरीवन कि आप सभी अपनी नोटबुक और पेन को हैंडी रखिए, सो दैट जब भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट डाउन करना हो या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज लिखनी हो या जब हम डीपीपी पीवाईक्यूज का डिस्कशन करें तो उसमें जो कैलकुलेशन पार्ट करना हो वो आप कर सकें इजीली। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट होने से पहले, क्लास को स्टार्ट होने से पहले आप सभी इन चीजों को हैंडी रखिए। सो चलिए पहले हम क्या डिस्कस करेंगे आज, बायोमोलिक्यूल्स की थ्योरी, और उसके बाद हम देखेंगे डीपीपी और पीवाईक्यू। तो पहले थ्योरी समझेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, क्या रेलेवेंसी है चैप्टर की, कितना एग्जाम एनालिसिस देखेंगे इस चैप्टर की, और फिर हम देखेंगे डीपीपी और पीवाईक्यूज। तो सारी चीजों के डिस्कशन के टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगा कि पीवाईक्यूज में दिखाऊंगा कि कौन से ईयर में कहाँ से कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ तक कि थ्योरी को पढ़ाते टाइम पे मैं आपको ये शो करूंगा कि किस ईयर में कौन से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा एवरीवन, फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ज्वाइन द साथी चैनल। अब हम मूव करते हैं हमारे थ्योरी सेशन की तरफ। तो आप सभी जानते हैं बायोमोलिक्यूल जो वर्ड है, बायो से रिलेटेड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें मेनली हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। मेनली बता देता हूं क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स, उसके अलावा ये तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके अलावा हम देखते हैं, हम देखेंगे वाइटामिन्स और हॉर्मोन्स को भी। ठीक है, हॉर्मोन, इनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम आज की क्लास को अटेंड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिस्क्लेमर। द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन आवर प्रेजेंटेशंस आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। वी रेस्पेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द ओरिजिनल क्रिएटर्स and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. Thank you. तो सबसे पहले देख लेते हैं सभी चैप्टर्स के हम, जैसे कि देखते हैं एग्जाम एनालिसिस। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2018 से 2024 में लगभग 8 पूछे गए हैं। मतलब आप कह सकते हो एक क्वेश्चन तो एवरी ईयर पूछा ही जा रहा है। वेटेज आप बोल सकते हो 2.3%। उसके अलावा आप देखेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज एनालिसिस। टॉपिक वाइज एनालिसिस में आप देख सकते हैं ईयर 2024 में कार्बोहाइड्रेट से आया, कॉन्सेप्ट यूज किया गया साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। नंबर ऑफ क्वेश्चन एक आए, डिफिकल्टी लेवल एवरेज था। देखो कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। 2023 में न्यूक्लिक एसिड से क्वेश्चन आया, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स में मेनली हम देखेंगे डीएनए और आरएनए, राइट। एक क्वेश्चन आया, इजी था एकदम। 2022 में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया। 21 में वाइटामिन और अमीनो एसिड से क्वेश्चन पूछा गया, वाइटामिन की डेफिशिएंसी को लेकर एक क्वेश्चन था, वो भी इजी था। 2020 में वाइटामिन और कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन आए, डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन। देखो कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चन आए हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज से। तो सुक्रोज, माल्टोज, सेलुलोज, ग्लाइकोजिन, लैक्टोज, इन सभी को हम देखेंगे। दो क्वेश्चन आए थे, इजी थे। 19 में प्रोटीन से क्वेश्चन आया, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो दो तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। एक क्वेश्चन था, इजी था। 2018 में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से क्वेश्चन आया। पॉलीसैकेराइड, ज्विटर आयन से क्वेश्चन आया। दो क्वेश्चन थे, इजी और एवरेज। आई होप आप सभी एनालिसिस देख सकते हैं कि क्वेश्चन कहां से बार बार पूछे जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, वाइटामिन। ठीक है, तो इन सभी को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट जैसा कि वर्ड ही बता रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स के वर्ड का मतलब क्या, कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या कहेंगे आप कार्बोहाइड्रेट से, मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड फॉर्म ए वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CxH2O। तो ओल्ड डेफिनेशन कहती है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो CxH2O फॉर्मूले से जो मैच करें वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं।
मतलब इनको कंसीडर किया गया हाइड्रेट्स, मतलब वाटर, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जहां पे कार्बोहाइड्रेट्स का नाम इस तरीके से ड्राइव करा गया। तो आप देखेंगे अगर मैं HCHO ले लूं, जिसको मैं लिख सकता हूं CH2O, तो मैं कह सकता हूं C1H2O1, मतलब X की वैल्यू 1 और Y की वैल्यू 1, ये तो इस फॉर्मूले में फिट हो गया। बट इसका नाम तो फॉर्मल्डिहाइड है, ये तो फॉर्मल्डिहाइड है, दिस इज नॉट एन कार्बोहाइड्रेट, ये तो हमारा मिथ प्लस एन प्लस मिथेनॉल है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड से जो कार्बोहाइड्रेट हैं, जैसे रेमेनोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट है बट इस फॉर्मूले में फिट नहीं हो पाएगा। और ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है बट इस फॉर्मूले में फिट हो रहे थे। आप देख सकते हैं, इफ देयर आर मोर देन 3 स्टूडेंट्स एज विनर्स, वी कंसीडर टाइम टेकन बाय स्टूडेंट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस भी हमें ध्यान रखना है, टाइम सेविंग टेक्निक, इसीलिए तो मैं आपको बताता हूं। ठीक है एवरीवन। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन कर सकते हैं हम। न्यू डेफिनेशन क्या कहती है, ये न्यू डेफिनेशन है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, और द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच टाइप्स ऑफ यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। तो जैसे आप किसको कार्बोहाइड्रेट में कंसीडर करेंगे, हम ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट मानेंगे, बिल्कुल, हम फ्रक्टोज को कार्बोहाइड्रेट मानेंगे, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट है बट मैं मेनली जो हम डिस्कस करेंगे उनके नाम आपको बता रहा हूँ। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये मोनोसैकेराइड्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, माल्टोज, ये डाइसैकेराइड्स हैं जो 2 यूनिट प्रोड्यूस करें, जो कैसी हो, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो। तो सुक्रोज 2 यूनिट से बना हुआ है, ये मोनोसैकेराइड है, ये डायासैकेराइड है। और अगर पॉली की बात करूं तो हम डिस्कस करेंगे स्टार्च, हम देखेंगे ग्लाइकोजिन जिसको एनिमल स्टार्च कह देते हैं, और हम देखेंगे सेलुलोज, सेलुलोज, ये मेनली हम डिस्कस करेंगे, ये पॉलीसैकेराइड्स में आ जाते हैं, ये पॉलीमर्स हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्विकली आप सभी इन चीजों को समझ लीजिए। सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स जो कि स्वीट होते हैं टेस्ट में, उन्हें शुगर्स कह देते हैं। फॉर एग्जांपल आप केन शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च एटसेट्रा। मोस्ट कॉमन शुगर जो हम घरों में यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सुक्रोज, नेम्ड एज सुक्रोज, वेयर एज द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क उसे हम कह देते हैं लैक्टोज। तो जो कार्बोहाइड्रेट स्वीट होते हैं टेस्ट में वो हो जाते हैं शुगर्स, और जो कार्बोहाइड्रेट स्वीट नहीं होते टेस्ट में वो हो जाते हैं नॉन शुगर्स। समझ में आया। कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम दे दिया जाता है सैकेराइड्स। सैकेराइड्स ग्रीक वर्ड से बनता है। तो क्लासिफिकेशन समझते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स की ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करेंगे और उसकी क्लासिफिकेशन समझते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स, मोनो मतलब 1, सैकेराइड एक ही सैकरीन यूनिट हो। तो कार्बोहाइड्रेट जो फर्दर हाइड्रोलाइज ना किया जा सके टू गिव सिंपलर यूनिट, किसकी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है मोर देन 2 या मोर देन 1 OH ग्रुप जहां पर हो, ठीक है। या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड्स, जो हाइड्रोलाइज करने पर H पॉजिटिव एसिडिक हाइड्रोलाइज हो या बेसिक हाइड्रोलाइज करने पर वो हमें फर्दर सिंपलर यूनिट जो कि है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्रोड्यूस ना करे। एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये क्या है हमारे मोनोसैकेराइड। दोनों का फॉर्मूला सेम है, ध्यान रखना, C6H12O6। आप अपनी लोअर ग्रेड्स में भी पढ़ते आए हो कि क्या फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। उसके बाद है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में 2 से 10 यूनिट जो प्रोड्यूस करें, 2 प्रोड्यूस करेगा तो डाई बोल देंगे, 3 प्रोड्यूस करेगा तो ट्राई बोल देंगे। तो वो कार्बोहाइड्रेट जो 2 से 10 मोनोसैकेराइड या 2 से 10 सिंपलर यूनिट प्रोड्यूस करे, सिंपलर यूनिट कौन सी, जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है, ऑन हाइड्रोलिसिस उन्हें हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। तो क्वेश्चन बन सकता है ओलिगोसैकेराइड में कितने से कितने तक कंसीडर करते हैं, 2 से 10 तक। इन्हें फर्दर क्लासिफाइड किया जा सकता है कैसे, ओलिगोसैकेराइड में आ जाते हैं आपके डायासैकेराइड, ट्रायासैकेराइड,
टेट्रासैकेराइड्स एटसेट्रा। वो डिपेंड किस बात पे करता है, डाया है, ट्राई है, टेट्रा है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, कि वो कितने मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं हाइड्रोलाइज करने पर। जैसे एग्जांपल माल्टोज, और एग्जांपल क्या दिया मैंने, लैक्टोज, और एग्जांपल क्या हम देखेंगे, सुक्रोज। ये मेनली हम 3 आज देखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं आपके पॉलीसैकेराइड्स। पॉली बता ही रहा है, मेनी, बहुत सारी सैकेराइड यूनिट जो प्रोड्यूस करें, तो विच यील्ड ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स, कब, ऑन हाइड्रोलिसिस, उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड्स। तो कुछ कॉमन एग्जांपल्स है जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजिन, गम्स एटसेट्रा। आई होप यहां तक आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गई होगी कि क्लासिफिकेशन में हमने कैसे समझा, हाइड्रोलिसिस के बेस पर। उसके बाद अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, कौन रिड्यूसिंग है और कौन नॉन रिड्यूसिंग है। अब रिड्यूसिंग कैसे पता लगाएंगे, जैसे आप टॉलेंस रिएजेंट जानते होंगे, हमने एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में समझा था अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, जिसको हम AgNS3 होल ट्वाइस पॉजिटिव OH नेगेटिव इस तरीके से लिख देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट में फ्री CHO ग्रुप है, फ्री CHO ग्रुप है या CHOH है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा CHOH है, तो वो आपका ये टॉलेंस रिएजेंट उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। मतलब इनका नेचर कैसे हो जाएगा, रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग का मतलब ये दूसरे को क्या करें, रिड्यूस करें, और खुद को क्या करें, ऑक्सीडाइज करें। और टॉलेंस रिएजेंट का नेचर कैसा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग का मतलब जो दूसरे को क्या करें, ऑक्सीडाइज करें, और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो। अब समझिए, रिड्यूसिंग शुगर्स ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट्स जो फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट आर रेफर्ड टू एज रिड्यूसिंग शुगर्स। इनको अगर रिड्यूस कर दें तो उसे हम क्या कह देते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स। जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, चाहे वो एल्डोज हो मतलब एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करता हो, या वो कीटोज हो मतलब कीटोन ग्रुप कंटेन करता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स। सिंपल एकदम। नॉन रिड्यूसिंग इसका अपोजिट हो जाएगा, जिनके पास एक फ्री कीटोन या फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता है, उन्हें हम कह देते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। मतलब वो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर सकते। मतलब अगर हम फेलिंग के साथ ट्रीटमेंट कराएं तो वो Cu2O कॉपर ऑक्साइड के प्रेसिपिटेट, रेड प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, और टॉलेंस के साथ वो सिल्वर मिरर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। सिल्वर मिरर प्रोड्यूस नहीं करेंगे मतलब पॉजिटिव टेस्ट नहीं देंगे। अब आते हैं हमारे मोनोसैकेराइड का डिस्कशन। मोनोसैकेराइड्स क्या है, मोनोसैकेराइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड द फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो एल्डोज, और फंक्शनल ग्रुप अगर कीटोन है तो उसको बोलेंगे हम कीटोज। जैसे पहला आता है हमारा ग्लूकोज, जो कि एक एल्डोज है। कैसा एल्डोज है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज। अच्छा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला सभी जानते हैं, C6H12O6। इट अकर्स फ्रीली इन नेचर और कंबाइंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ये कहाँ मिलता है, प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स, हनी। जो राइप ग्रेप्स होते हैं उनमें भी क्या होता है, ग्लूकोज होता है लार्ज अमाउंट्स में, जो पके हुए अंगूर होते हैं। प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं ग्लूकोज की, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। तो स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करके प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्च एक पॉलीमर है ग्लूकोज का। सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से प्रोड्यूस कर सकते हैं। सुक्रोज जिसका दूसरा नाम है केन शुगर, ध्यान रखना, सुक्रोज जिसका दूसरा नाम है केन शुगर, फॉर्मूला होता है C12H22O11। एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज यूनिट से मिलकर बनता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 और फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला C6H12O6। यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो कितने बच गए आप बताइए। यहां से वाटर निकल जाता है तो C6 हो गए C12, H12 और 12 H24, 2 माइनस कर दिए तो कितने हो गए H22, और 6 और 6 12 में से एक गया तो कितने रह गए O11। इस तरीके से इनका फॉर्मूला आ जाता है। जब सुक्रोज को 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपोर्टेंस समझिए, इसकी इंपोर्टेंस समझिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ। इंपोर्टेंस ये है कि जब सुक्रोज को बॉईल किया जाता है डाइल्यूट HCl या H2SO4 के साथ एल्कोहलिक सॉल्यूशन में, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ऑब्टेन होते हैं इक्वल अमाउंट में। रिएक्शन देख लीजिए,
C12H22O11 इसकी कर दी हाइड्रोलिसिस किसके साथ, डाइल्यूट HCl या H2SO4 के प्रेजेंस में। तो हमारे पास दो यूनिट मिली, एक मिली ग्लूकोज यूनिट और एक मिली फ्रक्टोज यूनिट। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और फ्रक्टोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। नेक्स्ट, फ्रॉम स्टार्च कॉमर्शियली ग्लूकोज ऑब्टेन किया जाता है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च का फॉर्मूला C6H10O5। अब क्योंकि ये पॉलीमर है तो होल N, वही हाइड्रोलिसिस करनी है बाय बॉइलिंग इट विद डाइल्यूट H2SO4 एट 393 केल्विन अंडर प्रेशर। तो C6H10O5 होल N, इसको स्टार्च और ग्लूकोज का फॉर्मूला ये हो सकता है पॉलीसैकेराइड जिनको हम बोलते हैं। NH2O का यूज होगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे लगभग 393 केल्विन पर, 2 से 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा जाएगा। तो हमारे पास N यूनिट्स आ जाएंगे किसकी, ग्लूकोज की। अब वो डिपेंड करता है कि आगे हम पढ़ेंगे कि ग्लूकोज की दो फॉर्म होती है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। बट उससे पहले तो हम देखेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो जब स्टार्च और ग्लूकोज, स्टार्च और सेलुलोज की हाइड्रोलिसिस करी गई तो हमें मिले N मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है और इट इज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। डेक्स्ट्रो और लीवो, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और एक होता है लीवो रोटेटरी। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फॉर्मूला पता है सभी को, C6H12O6। अभी मैं ओपन चेन स्ट्रक्चर की कुछ रिएक्शंस भी देखूंगा, वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि उन रिएक्शंस की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। बट उससे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सभी को आना चाहिए। मैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। ग्लूकोज, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है इस टाइप से, 1 2 3 4। सबसे नीचे लिखना है CH2OH, सबसे ऊपर लिखना है ग्लूकोज है तो CHO। ग्लूकोज का बना रहा हूं, 4 लाइनें हैं तो मतलब 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन हो गए, ठीक है। अब फर्स्ट OH लगाइए राइट में, पॉलीहाइड्रोक्सी बोला है ना। सेकंड OH लेफ्ट में, थर्ड OH राइट में और फोर्थ भी राइट में। ये फोर्थ OH डिसाइड करता है कि ये डेक्स्ट्रो होगा या लीवो होगा। तो फोर्थ OH यहां से देखेंगे आप, नीचे से सेकंड वाला या मैं कहूं फर्स्ट, नीचे से जो फर्स्ट ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन पर जो OH अटैच्ड है वो हमारा क्या है, राइट साइड है। तो ये कैसा होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कैसा होगा, डेक्स्ट्रो। यही डिसाइड करता है कि वो डी ग्लूकोज होगा या वो एल ग्लूकोज होगा। तो मेनली हम जो पढ़ते हैं वो डी ग्लूकोज पढ़ते हैं, बट अगर ये OH में लेफ्ट साइड में कर दूं तो वो एल ग्लूकोज हो जाएगा। उस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। अब समझिए ध्यान से, जो बाकी बच गए वहां पर H पुट करिए। सम स्टूडेंट्स आर रेजिंग देयर हैंड्स, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने डाउट्स को चैट बॉक्स में पुट करिए। जो बाकी बच गए वहां पर क्या पुट करना है, H। उसके अलावा क्या करना है, अब फ्रक्टोज का फॉर्मूला ड्रॉ करना है। फ्रक्टोज के लिए आपको लाइन खींचनी है, बस बीच में 3 लाइन आएंगे, 1 2 3, बस यहीं से याद रखना है यही पॉइंट। CH2OH सबसे नीचे और सबसे ऊपर जो ये वाला कार्बन है इसको C डबल बॉन्ड O बना दो, जिसकी हमने लाइन ड्रॉ नहीं करी है, और सबसे ऊपर लिख दो CH2OH, ठीक है। अब फर्स्ट OH राइट में था तो राइट वाला तो हट गया। अब सेकंड वाले पे आते हैं, सेकंड वाला लेफ्ट में, थर्ड वाला राइट में और फोर्थ वाला भी राइट में। बाकी जो बच गए वो क्या है, H। तो ये हमारा हो गया फ्रक्टोज, ये हमारा क्या हो गया, फ्रक्टोज। तो आई होप ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना आ गया होगा। ग्लूकोज में 4 लाइनें हैं और फ्रक्टोज में 3 लाइनें। इस तरीके से चीजों को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ग्लूकोज एक एल्डोज है क्योंकि ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप, और ये कीटोन ग्रुप है तो ये कीटोज है। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कीटोज हो गया फ्रक्टोज, और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गया ग्लूकोज। अब ये स्ट्रक्चर को मैंने इस तरीके से लिखा है, सबसे ऊपर CHO, फिर CHOH था, आपने देखा CHOH कितने टाइम्स था, 4 टाइम, होल 4, CHOH होल 4, फिर CH2OH। एविडेंस इस स्ट्रक्चर के लिए कि इस तरीके का स्ट्रक्चर ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का होता है, कुछ रिएक्शंस हैं, 6 से 7 रिएक्शंस, वो हमें ध्यान से समझनी है, वहां से क्वेश्चन बनता है। पहली बात, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6।
सेकेंड, जब हम इसकी हीटिंग करें, पहली रिएक्शन है ये प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद HI, तो ये N हेक्सेन बनाएगा। इसका मतलब 6 कार्बन एटम है जो एक स्ट्रेट चेन में है। इसका मतलब क्या है, जब हम हीटिंग करने पर वहां पर N हेक्सेन बन रहा है, तो इसका मतलब ये कि 6 कार्बन एटम है जो कहां पर है, एक स्ट्रेट चेन में। तो आपने जब इसको HI के साथ हीट किया, प्रोलॉन्ग्ड हीट किया, तो N हेक्सेन बन के आया। N हेक्सेन का मतलब है कि 6 कार्बन एटम जो अरेंज है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर, वो कैसे हैं, एक स्ट्रेट चेन, लीनियर चेन में। उसके बाद आया था ग्लूकोज ने सेकंड रिएक्शन करी हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ और ऑक्साइम बना लिया, और एक मॉलिक्यूल थर्ड रिएक्शन में HCN का ऐड किया और साइनोहाइड्रिन दे दिया। इन दो रिएक्शन से कंफर्म होता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ग्लूकोज में क्या प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप। AIPMT 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये रिएक्शंस आपने पढ़ भी रखी हैं। इसको मैं C डबल बॉन्ड OH लिख सकता हूँ, C डबल बॉन्ड OH लिख सकता हूँ। तो यहाँ से H2O चला जाता है और क्या जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड NOH। रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स आपने पढ़ रखी है, रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ अमीन्स चैप्टर में, ठीक है। तो CH या एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ी है। CHO CHOH होल 4 CH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन हुई, यहाँ पे बन गया ऑक्साइम, इसको हम बोलते हैं ऑक्साइम। और जब HCN के साथ रिएक्शन करी तो एडिशन प्रोडक्ट बना, C डबल बॉन्ड O का क्या हो गया, इधर H है, ये O नेगेटिव हुआ, नेगेटिव पे H आ गया और CN नेगेटिव ने इसमें अटैक कर दिया, तो CH ये बन गया साइनोहाइड्रिन। क्या बन गया ये, साइनोहाइड्रिन, सिंपल एकदम। तो दो चीजें बनी, पहली रिएक्शन HI के साथ N हेक्सेन, मतलब स्ट्रेट चेन का प्रूफ हो गया। दूसरी रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप को इसने कंफर्म किया हाइड्रोक्सिल अमीन और HCN की रिएक्शन से। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, 6 कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज, ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको ग्लूकोनिक एसिड बोलेंगे। जब हम एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जैसे ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्लूकोज में जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कीटोन नहीं है, वो एल्डिहाइड ग्रुप है। तो रिएक्शन आप देख सकते हैं, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करने पर ये देता है COOH CHOH होल 4 और CH2OH, तो इसको हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। अगर यहीं पर मैं इसको HNO3 के साथ ट्रीट करा दूं तो ये हो जाएगा क्या, सैकेरिक एसिड। देखिए, जब मैं इसका एसिटाइलेशन करता हूं ग्लूकोज का, किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। देखो, जब मैं इसको HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट कराता हूं तो COOH जो हमारा प्राइमरी टाइप का एल्कोहल है वो भी किस में चेंज हो जाता है, वो भी चेंज हो जाता है COOH में। इसको हम बोल देते हैं ग्लूकारिक एसिड। तो जब हम इसका एसिटाइलेशन करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO होल ट्वाइस O, ध्यान रखनी है सारी रिएक्शंस, तो हमें बनता है ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। अगर ग्लूकोज पेंटा एसिटेट मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, जिनमें से 4 सेकेंडरी 1 प्राइमरी है। वो कैसे प्रूव होगा बताऊंगा आगे। सिंस इट एग्जिस्ट एज ए स्टेबल कंपाउंड, 5 OH ग्रुप अटैच्ड होंगे टू डिफरेंट कार्बन एटम्स। एक कार्बन एटम पर तो अटैच होंगे नहीं, तो ये रही रिएक्शन CHO CHOH होल 4 CH2OH एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एसिटाइलेशन किया गया और आपका ये कंपाउंड बन के आया जिसको हम बोलेंगे पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज। जब हमने नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन किया तो ग्लूकोज या फिर ग्लूकोनिक एसिड दोनों ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका नाम रखा जाता है सैकेरिक एसिड, या आप उसे ग्लूकारिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर एक प्राइमरी OH है, मतलब 5 OH में से एक प्राइमरी है, 4 कैसे हैं, सेकेंडरी। तो वो आप रिएक्शन यहाँ पर देख सकते हैं, चाहे आप ग्लूकोज से करें तो भी सैकेरिक एसिड मिल जाएगा, ऑक्सीडेशन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3, या आप ग्लूकोनिक एसिड से करें तो भी आपको क्या मिल जाएगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं सैकेरिक एसिड। ग्लूकोज को करेक्टली अगर नाम रखूं तो बोलूंगा डी ग्लूकोज। डी इसलिए रखा जाता है, वो रिप्रेजेंट करता है इसका कॉन्फ़िगरेशन, और पॉजिटिव जो है अगर इस तरीके से नाम लिख रहा हूं तो डी रिप्रेजेंट कर रहा है उसका कॉन्फ़िगरेशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब वो आने वाली PPL मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट करेगा, सॉरी। सो प्लस जो रिप्रेजेंट कर रहा है डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल, डी रिप्रेजेंट करता है उसका कॉन्फ़िगरेशन और प्लस रिप्रेजेंट करता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल।
अब ओपन चेन स्ट्रक्चर तो नहीं था क्योंकि इसके अंदर कुछ लिमिटेशन थी। ग्लूकोज का जो ओपन स्ट्रक्चर है वो कुछ जैसे NaHSO3 के साथ, जैसे अगर आप हाइड्रोक्सिल अमीन लें NH2 NOH वाला जो ऑक्साइम बना था, तो जो ग्लूकोक्साइम है वो एसिटिक एनाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके पेंटा एसीटेट नहीं दे रहा था। तो इस टाइप की कुछ लिमिटेशंस थी जिससे हमें पता लगा कि ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता, वो किस में एग्जिस्ट करता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में। साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखो, डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव, एक तो स्किफ टेस्ट नहीं दिया, एल्डिहाइड ग्रुप है तो स्किफ टेस्ट नहीं दे रहा, एडिशन प्रोडक्ट अडक्ट नहीं बना रहा NaHSO3 के साथ। यहां से क्वेश्चन आया हुआ 2024 में, समझिए ध्यान से। अगर एडिशन प्रोडक्ट नहीं बना रहा, CHO ग्रुप अगर है तो एडिशन प्रोडक्ट बना सकता है, कार्बोनिल ग्रुप अगर है तो एडिशन प्रोडक्ट बना सकता है। तो यहां से ये पता लगा अगर नहीं बना रहा है, स्किफ टेस्ट भी नहीं दे रहा है, इसका मतलब जो ये CHO ग्रुप है ना, ये फ्री नहीं है। फ्री नहीं है तो वो क्या हुआ, साइक्लिक फॉर्म में। कैसे है समझिए। दूसरा 2024 में देखो क्वेश्चन आया हुआ, मैंने जो अभी बताया, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन। जो पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज है, अगर मैं उसको NH2OH के साथ ट्रीट कराता हूं, अगर ग्लूकोज NH2OH के साथ ट्रीट करके ग्लूकोक्साइम दे रहा है, तो पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज क्यों रिएक्शन नहीं कर रहा, इसका मतलब वहां पर CHO ग्रुप फ्री नहीं है, या मैं कहूं एब्सेंस वहां पर है फ्री CHO ग्रुप। ये लिमिटेशन है, ध्यान रखना है। तो ग्लूकोज हमें दो डिफरेंट फॉर्म में मिलता है क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में, जिसमें एक होती है अल्फा और एक होती है बीटा। ये लिमिटेशंस इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखनी है आप सभी को। बिहेवियर कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड, और इस बिहेवियर को हम ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जो हमें अल्फा और बीटा फॉर्म ये मिलती हैं ग्लूकोज की। तो यहां से पता लगा कि वन ऑफ द OH ग्रुप में ऐड टू द CHO ग्रुप और एक साइक्लिक हेमी एसिटल बन जाता है। जैसे हमने पढ़ा है ना, जब एल्डिहाइड में हम अल्कोहल ऐड करते हैं तो एसिटल और हेमी एसिटल बनते हैं, और कीटोन में अगर हम अल्कोहल ऐड करते हैं तो हमारे कीटल और हेमी कीटल बनते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, एक OH ग्रुप CHO में ऐड हो गया है। अगर एक OH ग्रुप CHO में ऐड हो गया तो क्या बन गया, साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। और ग्लूकोज ने क्या बना ली, एक 6 मेंबर की रिंग, जिसमें जो OH है जो C5 पर है, 5वें नंबर का, मतलब नीचे से सेकंड कार्बन का, वो रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। वो आप यहां पर देख सकते हैं। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, फर्स्ट OH राइट में, सेकंड लेफ्ट में, थर्ड राइट में, फोर्थ भी राइट में, और नीचे CH2OH। जो C5 है ये हमारा हो गया C5। अब C5 पर जो OH है, यहाँ लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर है, लॉन पेयर ने इसमें अटैक किया, कार्बोनिल सेंटर है, ये ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, O नेगेटिव। O नेगेटिव जैसे ही बना वो इस H को ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, OH। तो इस कार्बन पर एग्जैक्टली हुआ क्या, इस कार्बन पर जो CHO वाला था, उस कार्बन पर अब रेंडमली एक OH और एक H है। अब हो सकता है दो अरेंजमेंट पॉसिबल हो, या तो OH राइट में आ जाए या OH लेफ्ट में आ जाए। ध्यान से समझिएगा, या तो OH राइट में आ जाए या OH लेफ्ट में आ जाए। अगर OH राइट में तो अल्फा और OH लेफ्ट में तो बीटा। अगर OH राइट में आ गया, ध्यान से समझिए, तो अल्फा। बाकी स्ट्रक्चर देखो सेम है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है, बस यहाँ पर रिंग फॉर्मेशन हो गया है, ये रिंग ये इससे जुड़ गया है इस तरीके से। इस लिंकेज को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। ये यहाँ पर लिंकेज आ चुकी है इस टाइप से ऑक्सीजन के थ्रू। ये इथेरियल टाइप का होंगे ना, ROR, इथेरियल टाइप का हो गया। और अगर लेफ्ट में तो बीटा, तो डी ग्लूकोज तो ये था ही, आगे क्या जुड़ गया, अल्फा, यहाँ क्या जुड़ गया, बीटा। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज दो हमें फॉर्म मिल गई। कैसे, रिंग फॉर्म है ये कौन सी फॉर्म है, ये हमारी न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका हावर्थ प्रोजेक्शन। ये दोनों जो फॉर्म है वो कौन सी है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन में हमें एक अल्फा डी ग्लूकोज मिला और एक बीटा डी ग्लूकोज। ध्यान रखना किस तरीके से अल्फा और बीटा को हम पहचान रहे हैं, दोनों डी हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं रिंग राइट साइड में बन रही है, रिंग राइट साइड में है तो डी होगा। नेक्स्ट बात, द टू साइक्लिक हेमी एसिटल, जो हेमी एसिटल है ये बिल्कुल एक बार OH का एडिशन हुआ है अल्कोहल का, वो डिफर करते हैं इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बाकी पूरा स्ट्रक्चर देखो सेम है, सिर्फ C1 से डिफर कर रहे हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स एक दूसरे से C1 से डिफर करें उन्हें हम एनोमर्स कहते हैं, और उस C1 कार्बन को हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं उस C1 कार्बन को, एनोमेरिक कार्बन, और इन्हें हम कहेंगे एनोमर्स। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, एनोमर्स कौन से हैं, या आपको स्ट्रक्चर दे सकते हैं और पूछ सकते हैं क्या ये एनोमर्स हैं।
अब इनकी हावर्थ प्रोजेक्शन बनाते हैं। हावर्थ प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे? पायरान फॉर्म में फिट करके। पायरान एक 6 मेंबर की रिंग है, आप देख सकते हैं, जिसमें 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। सेम ग्लूकोज में दिख रहा है, 6 मेंबर की रिंग बन रही है, 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। अब ध्यान से समझिएगा पायरान फॉर्म में कैसे फिट करेंगे। पहले आपको क्या करना है, मैं इस तरीके से दिखाता हूं। यहां पर ऑक्सीजन है इस टाइप से 1 2 3 4 5, सभी को आता है ये सब, मैं फिर भी एक बार इजीली बता देता हूँ। सबसे पहले तो इस वाले पर CH2OH रख देना है और नीचे H आ जाएगा। अब ध्यान क्या रखना है, राइट मतलब बिलो, राइट मतलब बिलो, और लेफ्ट का मतलब फिर क्या हो जाएगा, अबव। कोई एक चीज याद रखो, राइट का मतलब बिलो और लेफ्ट मतलब अबव। अब देखो पहले अल्फा वाला ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट OH कहाँ है, राइट में, राइट मतलब बिलो। सेकेंड OH भी कहाँ है, राइट में, राइट मतलब बिलो। देखो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन और ये सिक्स कार्बन। ध्यान रखना सेकंड OH कहाँ है, राइट में, थर्ड OH कहाँ है, लेफ्ट में, तो लेफ्ट मतलब अबव। फोर्थ OH कहाँ है, राइट में, राइट मतलब बिलो। फिफ्थ OH रिंग में है, तो फिफ्थ वाला रिंग बन गई, इसके साथ फिफ्थ 1 से अटैच हो गया 1 से अटैच। और बाकी जो बच गए वहां पर क्या लगा देना है, तो देखो फर्स्ट OH राइट, सेकंड भी राइट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ राइट, आप देख सकते हैं फोर्थ राइट, और फिफ्थ वाला अटैच हो। ये बनेगी अल्फा डी ग्लूकोज से अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। सिंपल एकदम। चलिए बीटा वाला फिट कर लेते हैं, मुश्किल नहीं लगा हमें, पर फिर भी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। 6 मेंबर की रिंग बनानी है, पायरान रिंग। जो डबल बॉन्ड पायरान में आप देख सकते हैं वो हमें नहीं बनाने, यहाँ पर ये पायरान रिंग है, इसमें हम फिट कर रहे हैं इसको। इस टाइप से लाइंस ड्रॉ करनी है सबसे पहले, सिंपल एकदम। फिर सबसे ऊपर लगा देना है CH2OH और H। ठीक है, 6 वाले कार्बन का काम हो गया। मैं नंबरिंग भी कर देता हूं आप सबको समझाने के लिए, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो फर्स्ट कार्बन पे OH कहाँ है, लेफ्ट, लेफ्ट मतलब मैंने बताया आपको, राइट मतलब बिलो, लेफ्ट मतलब अबव। सेकंड राइट, सेकंड ये है सेकंड, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ राइट, और बाकी जो बच गए वो हाइड्रोजन से फिट कर दो। ठीक है, ये बन गया बीटा। देखो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड राइट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ राइट, बाकी आप देख सकते हो ये बन गया बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने आ गए होंगे, क्योंकि आगे का जो हम देखेंगे उसी तरीके से हम फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और उसी के तरीके से हम आगे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। सबकी न्यूमैन प्रोजेक्शन और हावर्थ प्रोजेक्शन देखेंगे, तो आप सभी को ये ड्रॉ करने आने चाहिए, तभी क्वेश्चन हमारा बन पाएगा। नेक्स्ट समझते हैं फ्रक्टोज को। फ्रक्टोज क्या है, कीटोहेक्सोज है, नेचुरल मोनोसैकेराइड है, जो फ्रूट्स में मिलता है, हनी में मिलता है और वेजिटेबल्स में। फ्रूट शुगर इसका नाम हो जाता है दूसरा, फ्रूट शुगर। फ्रक्टोज को क्या बोल देते हैं, फ्रूट शुगर। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ऑब्टेन्ड अलोंग विद ग्लूकोज बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड सुक्रोज। जब सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज। अब तो सब अल्फा और बीटा समझ गए, तो अल्फा बीटा लिखूंगा, और बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम जैसा ग्लूकोज का है, इट बिलोंग्स टू डी सीरीज एंड इज ए लीवो रोटेटरी कंपाउंड। ध्यान रखना वो डी सीरीज से बिलोंग करता है ग्लूकोज, बट डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और ये डी सीरीज से बिलोंग करते हुए लीवो रोटेटरी है, इसलिए यहां पर माइनस लगाते हैं। वो हमारा ये लीवो रोटेटरी के लिए, ये हमारा क्या है लीवो रोटेटरी, और वो हमारा क्या है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये स्ट्रक्चर हो गया ग्लूकोज का, पहला OH राइट, फ्रक्टोज का पहला OH राइट वाला तो हो गया यूज यहाँ पर, तो सेकंड लेफ्ट, थर्ड राइट, फोर्थ भी राइट, इसमें भी वही साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये भी 2 साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो हमें कैसे मिलेंगे, एडिशन जो C5 वाला जो ये है हमारा फिफ्थ वाला का, ये अटैक करेगा इस कार्बोनिल पर, यहाँ पर इधर जाएगा, बट मेंबर की रिंग कितनी बनी, 1 2 3 4 और 5 मेंबर की। ठीक है, तो 5 मेंबर रिंग बन जाती है, और इसको हम बोल देते हैं फ्यूरानोज विद एनालॉजी टू द कंपाउंड फ्यूरान। जैसे उसमें पायरान में फिट किया, इसमें फ्यूरान में फिट करेंगे, और ये हमारी है न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन। इनके भी आप हावर्थ इजीली बना सकते हो। देखो क्या करना, फ्यूरान में फिट करेंगे, अभी मैं बताऊंगा, पहले न्यूमैन प्रोजेक्शंस देख लेते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या है, इस C पर जैसे अटैक हुआ तो इस पर एक तरफ CH2OH है
और एक तरफ क्या हो जाएगा OH। तो आपको देखना है OH अगर राइट साइड है तो अल्फा और OH अगर लेफ्ट साइड है तो बीटा, बाकी सब सेम है। पहले ये OH लेफ्ट देन राइट और रिंग भी राइट में बनती है। ठीक है, आप देख सकते हैं OH लेफ्ट राइट रिंग भी राइट में। तो अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, फ्यूरानोज कब बोलेंगे वो बताता हूँ। इसको सिंपल बोलेंगे अल्फा डी फ्रक्टोज, इसको तो सिंपल बोल देंगे अल्फा डी फ्रक्टोज। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है। बट अगर फ्यूरान रिंग में फिट कर देता हूँ मैं, एक अल्फा वाले को फिट करके बताता हूँ। आई होप आप सभी ने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। अब क्विकली हम रिवाइज कर रहे हैं। तो पहले ये 1 2 3 4 ये कर लिया। फिर आपको क्या करना है, सेम आपको वही करना है जैसे मैं अब तक करते हुए आया हूँ। सबसे पहले CH2OH लिख देना है और इधर H कर देना है। ये हमारा 1 नंबर कार्बन, ये 2, ये 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग है और ये 5 कार्बन यहाँ पर हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 इस तरीके से मैंने एक नंबरिंग कर दी। 6 कार्बन होते हैं वो मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ओ अल्फा वाला कर रहे हैं तो राइट मतलब बिलो, तो पहला OH कहाँ गया नीचे, तो ऊपर कौन आएगा, H नहीं आएगा, CH2OH आएगा, ध्यान देना है। ठीक है, फिर सेकंड OH कहाँ है, यहाँ पर देखेंगे इस वाले थर्ड वाले पर। अगर मैं इसकी नंबरिंग उस तरीके से कर देता हूँ जैसे इधर है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 6 आ जाएगा। 3 वाले पर देखेंगे OH कहाँ है, लेफ्ट, लेफ्ट मतलब अबव, फोर्थ पे OH राइट मतलब बिलो और फिफ्थ हमारा फिट हो ही गया है। ये हमारी ये अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, ये फ्यूरान फॉर्म है, या मैं इसको बोलूंगा हावर्थ प्रोजेक्शन। कौन सी प्रोजेक्शन है ये, हावर्थ प्रोजेक्शन। जैसे हमने ग्लूकोज के केस में ड्रॉ करी वैसे इसमें आप देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे डाइसैक्राइड। तो उसी तरीके से आप बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज बना सकते हैं। अब डाइसैक्राइड, जब मोनोसैक्राइड यूनिट जुड़ जाती है एक दूसरे से बाय एन ऑक्साइड लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, या उसे बोल सकते हो आप ईथरियल लिंकेज, कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल। तो ऐसी लिंकेज बिटवीन टू मोनोसैक्राइड यूनिट्स थ्रू ऑक्सीजन एटम, उसे हम क्या कह देते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। डाइसैक्राइड में क्या होता है, इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसैक्राइड्स, मतलब एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप्स बॉन्डेड हैं तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स बन के आते हैं, जैसे सुक्रोज। तो ध्यान रखना क्वेश्चन आया हुआ है, सुक्रोज कैसी शुगर है, सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, जबकि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है क्योंकि इसमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं है, ये बॉन्डेड है एक दूसरे से। ऑन दी अदर एंड जिसमें क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप्स फ्री रहते हैं, उन्हें रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं, जैसे माल्टोज लैक्टोज, ये हमारे कैसे हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स। तो डाइसैक्राइड में सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग है। सुक्रोज समझ लेते हैं। वन ऑफ द कॉमन, देखो 2020 16 AIPMT 2012 में क्वेश्चन आए हुए हैं। वन ऑफ द कॉमन डाइसैक्राइड जो सुक्रोज है वो हाइड्रोलिसिस में इक्विमोलर मिक्सचर देता है अल्फा डी ग्लूकोज का और बीटा डी फ्रक्टोज का। ध्यान रखना ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी होता है। ये हमारा C12H22O11 सुक्रोज हाइड्रोलिसिस करी, डी ग्लूकोज मिल गया, डी फ्रक्टोज मिल गया। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये दो मोनोसैकेराइड है जो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जिसमें C1 यूज होता है अल्फा डी ग्लूकोज का और C2 यूज होता है बीटा डी फ्रक्टोज का। तो सुक्रोज हो जाती है एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इनके हावर्थ और इनके न्यूमैन प्रोजेक्शंस आप ड्रॉ करके देख सकते हैं। सुक्रोज ध्यान रखना डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, बट जैसे हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये दो चीज देता है, डेक्स्ट्रो वाला ग्लूकोज और लीवो वाला फ्रक्टोज। क्योंकि जो लीवो रोटेशन है फ्रक्टोज की वो -92.4 है, वैल्यू याद रखिए, जो कि ज्यादा है डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज से +52.5। द मिक्सचर इज लीवो रोटेटरी। सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, बट इसका जो मिक्सचर है जब ये मिक्स करते हैं हाइड्रोलिसिस में वो हमें लीवो रोटेटरी मिलता है, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू जाता है। तो हुआ क्या यहाँ पे, सुक्रोज ब्रिंग्स अबाउट ए चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन। भाई सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी था प्लस और मिक्सचर मिला माइनस लीवो रोटेटरी, चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन डेक्स्ट्रो टू लीवो, तो इसको हम कह देते हैं इनवर्ट शुगर। तो द प्रोडक्ट इज नेम्ड एज इनवर्ट शुगर। क्वेश्चन बना हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है माल्टोज। माल्टोज माल्ट शुगर इसको हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, माल्ट शुगर। जैसे सुक्रोज को क्या बोलते हैं, केन शुगर। माल्टोज किससे बना हुआ है, 2 अल्फा डी ग्लूकोज से, ध्यान रखिए, जिसमें C1 एक ग्लूकोज का और C4 दूसरे ग्लूकोज का जुड़ जाता है, ये एक रिड्यूसिंग शुगर है। अब मैं एक माल्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता देता हूं आपको, ठीक है, माल्टोज का स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूं। मैं बता देता हूं
श्रुति मैंने क्या किया है, मैंने कहा सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, डेक्स्ट्रो है मतलब प्लस साइन, ठीक है। जब मैंने इसकी हाइड्रोलिसिस करी, हाइड्रोलिसिस करने पर मुझे क्या मिलता है बताइए, आपने कहा ग्लूकोज मिलेगा सर, और आपने कहा फ्रक्टोज मिलेगा, यही तो बात हुई है, ग्लूकोज मिलेगा और फ्रक्टोज मिलेगा। ग्लूकोज मैंने कहा प्लस साइन है मतलब डेक्स्ट्रो है, बट इसकी जो रोटेशन है वो है +52.4 डिग्री। फ्रक्टोज मैंने कहा माइनस साइन है मतलब लीवो है, ये तो हमने कहा, बट इसकी जो रोटेशन अराउंड -92.5 डिग्री। अब आप बताइए ओवरऑल अगर देखो इस मिक्सचर में, एक बीकर में दोनों चीजें पड़ी हुई हैं, ओवरऑल रोटेशन कैसी मिल रही है, माइनस मिलेगी भाई, माइनस वाला ज्यादा है, तो ओवरऑल रोटेशन कैसी मिल रही है, माइनस, माइनस मतलब लीवो रोटेटरी। और पहले सुक्रोज कैसा था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। हाइड्रोलिसिस के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी रोटेशन कैसी है फाइनली, लीवो। तो इस प्रोडक्ट को नाम क्या दे दिया गया, इनवर्ट शुगर। क्या नाम दे दिया गया, इनवर्ट शुगर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब माल्टोज देख लेते हैं। अच्छा, अल्फा डी ग्लूकोज बनाइए, अल्फा समझिए ध्यान से। अब याद रहने चाहिए स्ट्रक्चर्स, मैं एक बना के दिखाता हूं आपको, सिंपल। कार्बन अल्फा है तो पहला OH राइट में और इधर H आ जाता है। फिर क्या करना होता है आपको, 1 2 3 4 लाइनें ड्रॉ करनी होती है। सबसे नीचे आ जाता है CH2OH। क्या होता है, पहला OH राइट में, दूसरा OH लेफ्ट में, थर्ड OH राइट में, और फोर्थ वाला इस ऑक्सीजन से, इस कार्बन से, फर्स्ट वाले से अटैच हो जाता है इस लिंकेज के थ्रू। बाकी जो बच गए वहां पे क्या लगा देना है, हाइड्रोजन। और क्या ड्रॉ करना है, ग्लूकोज ही ड्रॉ करना है, दूसरा भी, वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, दूसरा ग्लूकोज अल्फा वाला ही, तो अल्फा है मतलब फर्स्ट OH राइट में, वही 1 2 3 4, सबसे नीचे CH2OH, ये लगाया CH2OH। बताइए क्या करना है, क्विकली सभी बताइए। फर्स्ट OH राइट में, सेकंड OH लेफ्ट में, थर्ड OH राइट में, और इसको अटैच कर दो ऑक्सीजन के थ्रू इस कार्बन से। हो गया अटैचमेंट। जो बच गए वहां क्या लगाना है, हाइड्रोजन। अब देखिए ये हमारा C1 C2 C3 C4 C5 C6, सेम C1 C2 C3 C4 C5 C6। उसने कहा है अगर ये 1 बोल दूं और ये बोल दूं 2, तो 1 का यूज करिए C1 और 2 का यूज करिए C4। तो C1 का C4 के साथ लिंकेज होगी, तो इसको हम इधर ड्रॉ करेंगे, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, और इसको बोल देता हूँ 1। तो और इजीली हो जाएगा काम। तो इसका यूज हो जाएगा 2 का C4, और इसका यूज हो जाएगा C1। ठीक है, तो इसका C1 यूज करना है ये, और इसका C4 यूज करना है ये। तो इस OH को लिंक कर दो उससे, इस वाले से। ठीक है, कैसे लिंक करेंगे, इधर तो H है, इधर क्या है H, और इधर क्या है OH। भाई अल्फा अल्फा बनाना है, तो इस OH की लिंकेज C4 की उसके साथ लिंक हुई है, तो कैसे करना है, ये यहां से चलेगा, इस टाइप से ब्रिज बनाना है, ये इधर से चलेगा, और इसको मैं CH इस टाइप से लिख देता हूँ, सिंपल CH, और ये हो गया इससे लिंक। किसके थ्रू हुआ लिंक, ऑक्सीजन के थ्रू। तो यहाँ क्या बनाना है, ऑक्सीजन। इसको कौन सी लिंकेज बोलेंगे, ध्यान रखना, इस लिंकेज को बोल देंगे हम C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर आपके बोटनी और जूलॉजी से रिलेटेड डाउट है तो आप डाउट सेशन में जाके पूछ सकते हैं, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन हमारे चल रहे हैं। उसके अलावा आप डाउट फोरम पर भी, साथी फोरम पर भी अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है एवरीवन, चलिए ये एक रिड्यूसिंग शुगर है, आपने देखा था एक कार्बन का OH ग्रुप फ्री है, तो इसका मतलब ये कैसी आएगी, रिड्यूसिंग। उसी तरीके से आप लैक्टोज को समझेंगे। लैक्टोज क्या है, कॉमनली इसको मिल्क शुगर कहते हैं, क्योंकि ये मिल्क में मिलता है डाइसैकेराइड। ये किससे बना हुआ है, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से। लिंकेज इज बिटवीन C1 ऑफ गैलेक्टोज और C4 यूज करना है ग्लूकोज का। फ्री एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर हो जाता है एट C1 ऑफ ग्लूकोज यूनिट, तो ये भी कैसी है हमारी, रिड्यूसिंग शुगर। सो इनके आप हावर्थ और न्यूमैन प्रोजेक्शंस ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना है। अगर कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड आता है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओ, अगर कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड आता है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ग्लूकोज और गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो ध्यान रखना।
अब आता है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स आपको बताइए, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स ज्वाइन करते हैं टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, मेनली एक्ट एज द फूड स्टोरेज और स्ट्रक्चरल मटेरियल्स। जैसे पहला आता है स्टार्च, क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, 2018 में क्वेश्चन आया। स्टार्च में ना दो चीज होती है, स्टार्च इज द मेन स्टोरेज ऑफ पॉलीसैकेराइड, मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स ऑफ प्लांट्स। इसमें ना दो चीज होंगी, अल्फा ग्लूकोज का ये पॉलीमर होगा, एक होगा अमाइलोज और एक होगा अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोज है वो वाटर सोल्यूबल है, जो अराउंड 15 to 20% पार्ट है इस स्टार्च। अमाइलोज जो कॉन्स्टिट्यूट करता है अबाउट 15 to 20% पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है। केमिकली अमाइलोज एक लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन है, लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन विद 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट जिसके अंदर प्रेजेंट है। कौन सी? अल्फा डी ग्लूकोज, एंड हेल्ड टुगेदर बाय C1C4। ये लिंकेजेस याद रखनी है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके नहीं दिखा रहा हूं, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर करके आप सभी को प्रैक्टिस करने हैं। अमाइलोपेक्टिन है, वाटर इंसॉल्युबल है, 80 से 85% स्टार्च का होता है। अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स का ये पॉलीमर है, बट एक ब्रांच्ड पॉलीमर है, जहां पर ब्रांचिंग की वजह से C1C4 तो आएगा ही आएगा, स्ट्रेट चेन बनेगी, और C1C6 लिंकेज भी आ जाती है। सेलुलोज एक कैसा है? प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका? सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल। यहां से क्वेश्चन बना हुआ है, इट इज ए प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। सेलुलोज कैसा है? स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड कॉम्पोज्ड ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। स्टार्च किसका? अल्फा डी ग्लूकोज, और सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स, जो कैसे जॉइंट है? विच आर जॉइंट टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। C1 लिया एक ग्लूकोज का और C4 लिया नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट का, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है ग्लाइकोजन, जिसको हम एनिमल स्टार्च भी कह देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जब आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी कैसे? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। इट इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर सिमिलर रहता है किसके? अमाइलोपेक्टिन जैसा, और बट उससे ज्यादा इज रेदर मोर हाईली ब्रांच्ड। जब बॉडी ग्लूकोज की नीड करती है, जैसे फास्टिंग के टाइम पे ड्यूरिंग ए हैवी एक्सरसाइज, तो एंजाइम्स ग्लाइकोजन को ब्रेक करते हैं ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है एनिमल्स में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड फंगी, ये भी याद रखना है, फंगाई। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हमारे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कुछ भी नहीं है, अल्फा अमीनो एसिड्स के क्या है? पॉलीमर्स हैं। दे अकर इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लाइफ। ये जरूरी है ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए बॉडी की। अल्फा अमीनो एसिड का मतलब अल्फा पे अमीनो ग्रुप, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस आर ग्रुप के बेस पर हमारे पास अराउंड 20 अमीनो एसिड्स होंगे, जिनमें से कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड और कुछ नॉन एसेंशियल। तो 10 एसेंशियल में दे दी जाते हैं और 10 नॉन एसेंशियल में। आर कुछ भी नहीं है, एक एल्काइल ग्रुप है, एक साइड चेन है। अमीनो एसिड्स देख लेते हैं। अमीनो एसिड्स में NH2 है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ से फंक्शनल ग्रुप आप देख सकते हैं, 18, 19, 20 लगातार क्वेश्चन आया। डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो एसिड को क्लासिफाई करेंगे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड सो ऑन। सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो ऑब्टेन किए जाते हैं जब हम प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। ये देख लीजिए अमीनो एसिड्स, जैसे ग्लाइसिन, अगर आर की जगह H रख दूं तो ग्लाइसिन आ जाता है, एलिनिन आ जाता है, वेलिन आ जाता है, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन में ध्यान देना है CH3 इधर नहीं है, क्योंकि उधर तो देख सकते हैं आप 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इधर आएगा। ठीक है, बाकी आप और भी देख सकते हैं। ये अलग अलग आर ग्रुप, ये आर ग्रुप है जिसको चेंज करके, जैसे आर की जगह अगर SHCH2 लगाएं, फिर आगे इसको अटैच कर दें तो बन जाएगा सिस्टीन। ठीक है, उसी तरीके से आप देखेंगे एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है? COOH। भाई आपका अमीनो एसिड क्या है? RNR CH और इस पर NH2, ये हो गया अल्फा अमीनो एसिड। आर को हटाओ और क्या लगाना है? COOH CH2 लगा दिया, तो कैसा बन गया? इसमें कितने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है? 2। तो ये कैसा अमीनो एसिड हुआ? एसिडिक। ठीक है, जिसमें एक COOH और एक NH2 हो न्यूट्रल, जिसमें COOH ज्यादा हो NH2 से एसिडिक, जिसमें NH2 ज्यादा हो COOH से बेसिक। सिंपल सा फंडा है तो। ठीक है एवरीवन, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आ जाती है। अमीनो एसिड्स को एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल में
उनके रिलेटिव नंबर ऑफ अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बेस पर क्लासिफाई किया जाता है। इक्वल नंबर है तो न्यूट्रल, मोर नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप मतलब बेसिक ग्रुप ज्यादा है तो बेसिक, और अगर कार्बोक्सिलिक ज्यादा है तो एसिडिक। इसके अलावा अमीनो एसिड्स जो बॉडी में सिंथेसाइज हो सकते हैं उन्हें कहेंगे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, मतलब बॉडी खुद से बना रही तो हमें जरूरत नहीं है बाहर से लेने की, और जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते उन्हें कहेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जिन्हें हमें मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू डाइट, उन्हें हम कहेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड जिन्हें बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। अमीनो एसिड जनरली होते हैं कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल और हाई मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं। एक्वा सॉल्यूशन में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो क्या करता है, एक प्रोटॉन लूज करता है, COOH एक प्रोटॉन लूज किया, अमीनो ने एक्सेप्ट किया, ठीक है, तो गिविंग राइज टू ए डाइपोलर आयन। आप देख सकते हैं इस तरीके से, इसने H ले लिया, इसने लूज किया तो बन गया RCH पॉजिटिव COO नेगेटिव डाइपोलर आयन, जिसको हम क्या कहते थे, ज्विटर आयन। ये न्यूट्रल है क्योंकि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड में प्रेजेंट है। उसके अलावा ज्विटर आयनिक फॉर्म में अमीनो एसिड्स एम्फोटेरिक बिहेवियर शो कर सकते हैं, मतलब वो एसिड्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और बेसिस की तरह भी। ग्लाइसिन को छोड़कर, ग्लाइसिन में क्योंकि R की जगह H आना होता है तो इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, बाकी सारे अल्फा अमीनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव है। 2016 में क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान से समझ लीजिए। ग्लाइसिन को छोड़कर, ग्लाइसिन क्या है, H लगा दो, CH NH2 COOH, तो R की जगह अगर H आ गया तो इसका मतलब वो क्या है, हमारा ऑप्टिकली एक्टिव तो नहीं होगा क्योंकि दो ग्रुप सेम हो गए, दो एटम सेम हो गए C पर। बाकी सारे क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव सिंस द अल्फा कार्बन एटम इज एसिमेट्रिक। ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, डी और एल फॉर्म में। मोस्टली जो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैं उनका एल कॉन्फिगरेशन होता है, और एल अमीनो एसिड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग द NH2 ग्रुप ऑन लेफ्ट हैंड साइड। NH2 ग्रुप को, अमीनो ग्रुप को जब लेफ्ट साइड में ड्रॉ कर देंगे तो हम एल बोलेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन समझ लेते हैं। 4 तरह का स्ट्रक्चर देखेंगे हम, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। प्रोटीन्स किसके पॉलीमर है, अल्फा अमीनो एसिड्स के। जब ये अल्फा अमीनो एसिड्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो कौन सी लिंकेज आती है, पेप्टाइड लिंकेज। यहां से क्वेश्चन आता है, ये लिंकेजेस याद रखनी है। जब अमीनो एसिड्स एक दूसरे से लिंक करते हैं तो ये वाली लिंकेज आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज इज एन अमाइड, ये अमाइड एग्जैक्टली है क्या, ये अमाइड लिंकेज है। किसके बीच में आई है, COOH एंड NH2। कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये मैंने क्या लिया, एक ग्लाइसिन, और ये मैंने क्या लिया, एलेनिन, GLY और ALA। लिंकेज हो गए यहाँ से H और यहाँ से OH, तो CONH बन गया। तो ये लिंकेज आ गई पेप्टाइड लिंकेज, और इसका नाम हो गया ग्लाइसाइल एलेनिन। अगर मैं ALA को आगे कर दूं, GLY को पीछे कर दूं, तो बन जाएगा एलेनाइल ग्लाइसिन। तो वो ध्यान रखना है कौन आगे कौन पीछे, इसकी इस चेन की अरेंजमेंट डिसाइड कर देती है उस प्रोटीन का फंक्शन। तो इस चेन की अरेंजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसकी सीक्वेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप ग्लाइसिन का कंबाइन करें अमीनो ग्रुप एलेनिन के साथ तो हमें एक डाई पेप्टाइड मिला, पेप्टाइड लिंकेज है जिसके अंदर, उसको बोलेंगे ग्लाइसाइल एनेनाइन। अगर थर्ड अमीनो एसिड कंबाइन करता है इस डाइपेप्टाइड से तो हमें मिलता है ट्राइपेप्टाइड। सेम इस तरह से सीक्वेंस चलती रहेगी। जब 4, 5, 6 लिंक करेंगे तो हमें टेट्रा, पेंटा, हेक्सा रेस्पेक्टिवली मिलेंगे। तो व्हेन द नंबर ऑफ सच अमीनो एसिड इज मोर देन 10 देन प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड्स। जब इस टाइप के अमीनो एसिड्स का नंबर 10 से ज्यादा हो जाए तब उसे क्या बोल देंगे, पॉलीपेप्टाइड्स। क्लासिफिकेशन करते हैं, उन्हें उनकी मॉलिक्यूलर शेप के बेस पर क्लासिफाई किया जा सकता है 2 टाइप में। पहला टाइप फाइब्रस प्रोटीन, फाइबर टाइप में थ्रेड लाइक रहेगा, और ग्लोबुलर प्रोटीन रहेगा दूसरा, ग्लोबल टाइप में, ग्लोबुल टाइप में। When the polypeptide chain run parallel and are held together by hydrogen and disulfide bonds, then fiber like structure बन जाता है। और ऐसे जनरली क्या होते हैं, insoluble होते हैं वाटर में। एग्जाम्पल जैसे केरेटिन जो हमारे हेयर में, वूल में, सिल्क में प्रेजेंट होता है, मायोसिन जो मसल्स में प्रेजेंट होता है। याद रखना है ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या है, उस थ्रेड को पकड़ के आप एक ग्लोबुल बना दो, एक गोला सा बना दो। तो when the structure results, when the chains of polypeptide coils around to give a spherical shape, तो spherical shape आने पे these are usually क्या हो जाएंगे, soluble in water। insulin, albumin are the example of, common example है किसके, globular proteins के। अब स्ट्रक्चर समझिए, यहां से इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी स्ट्रक्चर,
जब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है ना, वो मैं आपको बताऊंगा, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट, बाकी सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी सब ब्रेक डाउन हो जाते हैं। लास्ट में क्या मिलता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो इस टाइप से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये मेनली हमें सीक्वेंस के बारे में बताएगा। किसके बारे में? सीक्वेंस के बारे में। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स जिनके पास एक और एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। ईच पॉलीपेप्टाइड इन ए प्रोटीन हैज अल्फा अमीनो एसिड्स लिंक्ड विद ईच अदर इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। अगर ये सीक्वेंस चेंज करते हैं हम, तो हमारे प्रोटीन जो है उसका फंक्शन चेंज हो जाता है। एनी चेंज इन दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर, मतलब सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स क्रिएट्स ए डिफरेंट प्रोटीन। क्या नया प्रोटीन बन के आ जाता है अगर सीक्वेंस चेंज हो जाती है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? सिर्फ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स को बताता है। उसके बाद आता है सेकंड स्ट्रक्चर, जिसमें दो हम पढ़ेंगे, एक अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स में दे आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट टाइप्स, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, और ये कैसे बनते हैं? दीज आर अराइजेस ड्यू टू रेगुलर फोल्डिंग ऑफ द बैकबोन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। कैसे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। किसके बीच में? CO और NH के बीच में। तो ये कुछ अल्फा हेलिक्स है, जिसे हम राइट हैंडेड हेलिक्स बोल देते हैं। ये देखो आप किस तरीके से ये घूम रहा है, ठीक है। और यहाँ पर CONH लिंकेज आप देख सकते हैं, ये रही CONH लिंकेज, ये रही CONH लिंकेज। इन दो टर्न के बीच में अप्रोक्स जो डिस्टेंस होता है कितना होता है? 5.4 एंगस्ट्रॉम। और CONH लिंकेज जहां बनती है, तो ईच वहां तक कितने मेंबर आ जाते हैं? लगभग 3.6 अमीनो एसिड्स कंटेन करता है। 3.6 अमीनो एसिड्स वहां तक बनते हैं जब CONH लिंकेज बनती है, और 13 मेंबर आ जाते हैं उस रिंग के। जैसे यहाँ C डबल बॉन्ड O, और फिर किसी अगली टर्म में जाके जब NH बनता है, तो इस रिंग के में 13 मेंबर की रिंग बनती है, लगभग 3.6 अमीनो एसिड, इसलिए इसको 3.6 13 हेलिक्स भी बोल देते हैं। 3.6 13 हेलिक्स, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं? 3.6 13 हेलिक्स। उसके अलावा 5.4 एंगस्ट्रॉम ईच टर्न का जो डिस्टेंस होता है वो इतना होता है। उसी तरीके से आ जाता है आपका बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अल्फा हेलिक्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज है इन विच ए पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म्स ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बाय ट्विस्टिंग इनटू ए राइट हैंड स्क्रू। आपने देखा भी, जैसे मैंने दिखाया, विद द NH ग्रुप ऑफ ईच अमीनो एसिड, रेजिड्यू हाइड्रोजन बॉन्डेड टू द CO। किससे अटैच्ड हो रहा है? CO से। ये हमारा बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर। इसमें अगर N से C और N से C जा रहे हैं तो पैरेलल हो जाता है, और अगर N से C और फिर C से N जा रहे हैं तो हमारा ये एंटी पैरेलल हो जाता है। इस टाइप से ये बीटा प्लेटेड, कुछ ऐसे समझ सकते हो, सिंपल शीट लाइक स्ट्रक्चर। ये शीट एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाती है? स्टैक्ड ओवर हो जाती है, इस टाइप से। ये हमारा है बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सिंपल एकदम। क्या है इनके अंदर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट आता है टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर्स में क्या होती है? फोल्डिंग और ज्यादा आ जाती है। फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, मतलब प्राइमरी सीक्वेंस थी, थोड़ा सा फोल्ड हुआ, शीट में आया और हेलिक्स की फॉर्म में आया, जैसे स्पाइरल होता है, और ज्यादा फोल्ड हुआ तो टर्सरी स्ट्रक्चर आ गया। इट गिव्स राइज टू द टू मॉलिक्यूलर शेप, यहीं से आते हैं फाइब्रस और ग्लोबुलर शेप। मेन फोर्सेस जो यहाँ पर स्टेबलाइज करते हैं सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को, वो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड लिंकेजेस, वेंडरवॉल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में जो होते हैं वो होते हैं चार फोर्सेस। कौन कौन से? हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ध्यान रखना, डाइसल्फाइड लिंकेजेस, जैसे यहाँ S S और S, वेंडरवॉल फोर्सेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। लास्ट आता है क्वाaternary स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। क्वाaternary में क्या है? सम ऑफ द प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, उन्हें हम सब यूनिट कह देते हैं। और स्पेशल अरेंजमेंट उन सब यूनिट की विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, उसे हम क्वाaternary स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो क्वाaternary स्ट्रक्चर मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गई। फिर आता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या है? प्रोटीन जब अपनी नेटिव फॉर्म में है, कोई भी फिजिकल चेंज करें हम, लाइक चेंज इन टेम्परेचर, या केमिकल चेंज करें लाइक चेंज इन pH, तो हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाते हैं। ड्यू टू दिस जो होते हैं ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड होने लगते हैं। ग्लोब्यूल्स जो बने हमारे ग्लोब्यूल्स, वो अनफोल्डेड होने लगते हैं, हेलिक्स अनकॉइल्ड होने लगते हैं। प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देता है, और इसी फिनोमिना को, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होने के बावजूद भी सीक्वेंस
ऐसे ही बनी रहती है, मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट, ये ध्यान रखना। ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी टर्सरी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बट प्राइमरी बना रहता है। उसके बाद आता है जैसे कोएगुलेशन ऑफ एग व्हाइट, ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। ऑन बॉइलिंग इज ए कॉमन एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन। या कर्डलिंग ऑफ मिल्क विच इज कॉज्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बाय द बैक्टीरिया, जो कि केस में प्रेजेंट है मिल्क में। ये किसके एग्जांपल थे? डीनेचुरेशन के। उसके बाद एंजाइम्स आ जाता है। एंजाइम सारे क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन से, ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। एंजाइम ना लॉक एंड की मैकेनिज्म फॉलो करता है, मतलब एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, फॉर ए पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। एंजाइम्स जो कैटेलाइज या हाइड्रोलिसिस करेगा माल्टोज को इनटू ग्लूकोज, उसको हम कहते हैं जैसे माल्टेज। तो माल्टेज इसी काम को कर सकता है। C12H22O11 माल्टेज एंजाइम का यूज किया, ये बन गया, 2 यूनिट आ गई ग्लूकोज की। एंजाइम जो कैटेलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ वन सबस्ट्रेट विद साइमल्टेनियस रिडक्शन ऑफ अनदर सबस्ट्रेट, उनको हम कहते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। मैकेनिज्म जो एंजाइम एक्शन का है सिंपल एकदम। एंजाइम्स बहुत स्मॉल क्वांटिटी में नीड होते हैं किसी भी रिएक्शन को प्रोग्रेस करने के लिए। उसके अलावा एंजाइम्स आर सेड टू रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। मैग्नीट्यूड ऑफ एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट ना, सिंपल वर्ड में आप क्या बोलेंगे? एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। तो एंजाइम्स अगर बायोकैटलिस्ट है तो कैटलिस्ट का काम क्या है? इस एक्टिवेशन एनर्जी के पाथ को लोअर डाउन करना। तो ये भी क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं। ध्यान देने वाली जो बात है, जो एंजाइम्स हैं जैसे लैक्टोज को जो करेगा वो लैक्टेज हो जाएगा, इस तरीके से ध्यान रखना है। तो एंजाइम के लिए हमें वर्ड लगाना होता है एज। नेक्स्ट आ जाते हैं विटामिन। यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, कहाँ से बने मैं एक टेबुलर फॉर्म में दिखाऊंगा आपको। ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमें डाइट में चाहिए होते हैं, बट इनकी डेफिशिएंसी स्पेसिफिक टाइप की डिसीज बना देती है हमारी बॉडी में, और इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं विटामिन्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन द डाइट इन स्मॉल अमाउंट्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ या हेल्थ के लिए उन्हें हम विटामिन्स कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल होते हैं ए, डी, ई और के, जो इन भाई आप देख सकते हैं सॉल्युबल इन फैट एंड ऑयल बट वाटर में इनसॉल्युबल। दे आर स्टोर्ड इन लीवर एंड एडिपोज, मतलब फैट स्टोरिंग। वाटर सॉल्युबल से 21 में क्वेश्चन आया हुआ है। कौन कौन से विटामिन वाटर सॉल्युबल है? बी और सी, विटामिन बी, बी ग्रुप और विटामिन सी। सो दे आर ग्रुप्ड टुगेदर, एक साथ रखा गया, वाटर में सॉल्युबल है। और इनकी हमें ना डाइट में रेगुलरली जरूरत होती है बिकॉज दे आर रेडिली एक्सक्रेटेड इन यूरिन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड। तो इनकी हमें सप्लाई की जरूरत होती है डाइट में। ये कुछ विटामिन आप देख सकते हैं, सोर्सेज और उनकी डेफिशिएंसी डिसीज। जैसे विटामिन ए, B1 थायमिन नाम दिया जाता है, B2 राइबोफ्लेविन, B6 पायरिडॉक्सिन, B12 उसी तरीके से विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये आप उनकी डेफिशिएंसी डिसीज देख सकते हैं। उनके क्या सोर्सेज है? सोर्सेज से ज्यादा डेफिशिएंसी डिसीजेज इंपॉर्टेंट है। किस विटामिन की कमी से कौन सी डेफिशिएंसी होती है, ये हमें याद होना चाहिए। जैसे विटामिन सी से स्कर्वी आप सभी को पता है, डी से रिकेट्स, ई से क्या हो जाता है आपका? इंक्रीज्ड फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसीज, मस्कुलर वीकनेस आती है, मतलब विटामिन के से ब्लड क्लोटिंग टाइम बढ़ जाता है। विटामिन ए से आप देख सकते हैं जीरोथेल्मिया, मतलब नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1 से बेरी बेरी। विटामिन B2 से आप देख सकते हैं डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन। विटामिन B6 से कन्वल्शंस। इस टाइप से आप देख सकते हैं। B12 से परनीसियस एनीमिया, मतलब आरबीसी डेफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हमारे न्यूक्लिक एसिड। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, वो ध्यान से आपको पढ़नी है। कुछ ही देर में हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बाद हमारे डीपीपी और पीवाईक्यूज का डिस्कशन। ठीक है एवरीवन। तो न्यूक्लियस ऑफ ए लिविंग सेल जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टर्स आल्सो कॉल्ड हेरिडिटी। जो द पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल वो रेस्पॉन्सिबल है हेरिडिटी के लिए, उनको हम क्या कहते थे? क्रोमोसोम्स, विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। दो टाइप के होंगे मेनली, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए और राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए। तो एक में डीऑक्सी राइबोज शुगर है और एक में राइबोज शुगर है। न्यूक्लिक एसिड आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स दो चीज होती हैं, तो न्यूक्लिक एसिड्स को हम बोल देते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है।
कंप्लीट हाइड्रोलिसिस अगर डीएनए या आरएनए की करेंगे तो एक पेंटोज शुगर मिलेगी, फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसको हम बेस कहेंगे वो मिलेगा। डीएनए में जो शुगर मोइटी होती है वो होती है बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज, जबकि आरएनए में सिर्फ बीटा डी राइबोज। ये हमारा बीटा डी राइबोज है। जब इसका 2 डीऑक्सी कर देते हैं, मतलब ऑक्सीजन को हटा देते हैं, तो ये बन जाता है बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज। ये डीएनए में प्रेजेंट होती है और ये हमारे आरएनए में। एक पेंटोज शुगर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 5 मेंबर की। डीएनए में जो बेस होते हैं, यहां से क्वेश्चन बनेगा AGTC, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। आरएनए में AGUC, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन। मतलब डीएनए और आरएनए में 3 बेस सेम है और फोर्थ वन जो डीएनए में नहीं है आरएनए में है वो है यूरेसिल। ये आप देख सकते हैं सभी बेस के स्ट्रक्चर। अब ये बेस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन बेस और एक होते हैं पिरिमिडीन बेस। प्यूरिन बेस और पिरिमिडीन बेस, ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ये 5 बेस है हमारे पास। अब आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। A unit formed by the attachment of base to one position of sugar is known as nucleoside. अब मैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस बताऊंगा। 2023 में क्या क्वेश्चन आया, when nucleoside is linked to phosphoric acid at 5' position of sugar moiety, हमें मिल जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो आप देखेंगे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या फर्क है। न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ रहेगी शुगर और बेस, तो हमारा न्यूक्लियोसाइड है। और न्यूक्लियोसाइड में जब हम फॉस्फेट ग्रुप भी जोड़ देते हैं, ये जुड़ा हुआ फॉस्फेट ग्रुप, तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। ध्यान रखना, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोटाइड, या शुगर बेस फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोटाइड, शुगर बेस न्यूक्लियोसाइड। ये देख सकते हैं आप। ये आप देखेंगे 5' एंड से कौन अटैच हो गया, फॉस्फेट ग्रुप, और यही फिर आगे अटैच होता चला था। तो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से अटैच होते हैं, कौन सी लिंकेज, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। जैसे प्रोटीन्स में कौन सी थी, पेप्टाइड लिंकेज, यहाँ पर कौन सी है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। किस किस के बीच में होती है, बिटवीन 5' एंड 3'। 5' एंड 3' कार्बन एटम्स ऑफ द पेंटोज शुगर, ये 5' है और ये 3' है, इन दो के बीच में लिंकेज होगी और ये जुड़ते चले जाएंगे एक दूसरे से। कौन सी लिंकेज, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। फॉर्मेशन ऑफ ए डाइन्यूक्लियोटाइड आ जाता है हमारे पास। ऐसे समझेंगे, शुगर बेस फॉस्फेट ग्रुप, देन शुगर बेस फॉस्फेट ग्रुप होल एंड शुगर बेस। इस तरीके से आपके न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाता है। Information regarding the sequence of nucleotides in the chain of nucleic acid is called its primary structure। जैसे प्रोटीन में था, न्यूक्लियो एसिड्स का एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है जो जेम्स वाटसन एंड फ्रेनिस क्रिक, तो वाटसन एंड क्रिक मॉडल इसे बोल देते हैं, उन्होंने एक डबल स्ट्रैंडेड, जैसे उसका अल्फा हेलिक्स सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर था, डीएनए का डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर। जैसे वो राइट में भी ऐसे कर रहा था, ये लेफ्ट में भी करेगा। तो डीएनए का कैसा स्ट्रक्चर होता है मैं दिखाऊंगा अभी आपको। डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए का, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। दो न्यूक्लिक एसिड्स आर बाउंड अबाउट ईच अदर एंड हेल्ड टुगेदर बाय कौन सी बॉन्ड्स, वहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे और कुछ अदर फोर्सेस थे, यहाँ पर कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन पेयर ऑफ बेसिस। अब पेयर ऑफ बेसिस कैसे, ए हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा टी से और जी हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डेड रहेगा सी से। ये ध्यान रखना है, इसको हम कहते हैं बेस पेयरिंग रूल या वाटसन एंड क्रिक के अकॉर्डिंग ये बातें। तो एडेनिन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद थाइमिन और साइटोसिन बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड विद ग्वानिन। कितने बनाएगा वो मैंने आपको बता दिया। ये आप देख सकते हैं डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, 3' एंड ये 5' एंड, और किस तरीके से जी ट्रिपल बॉन्ड सी, ए डबल बॉन्ड टी, टी डबल बॉन्ड ए डबल बॉन्ड टी एंड सो ऑन। ध्यान ये रखना है, ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान ये रखना है कि ए टी के साथ जुड़ेगा डबल और जी सी के साथ जुड़ेगा। तो इस तरीके से अगर हमें एक चेन पता है तो हम दूसरी चेन प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक सीक्वेंस पता है तो दूसरी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन आएगा यहां से। आरएनए जो होता है वो 3 टाइप्स के होंगे एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। एक होगा मैसेंजर आरएनए, एक होगा राइबोसोमल आरएनए और एक होगा ट्रांसफर आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। फिर आ जाता है बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। डीएनए जो है वो आपको पता है केमिकल बेसिस है किसका, ऑफ हेरिडिटी एंड मे बी रिगार्डेड एज द रिजर्व ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो डीएनए की हेल्प से होती है।
तो इट इज एक्सक्लूसिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ध्यान रखना, एक पर्सन का डीएनए, ठीक है, दूसरे पर्सन के डीएनए से, जैसे फादर और चाइल्ड का पेरेंट डीएनए मैच कर सकता है, इस टाइप से मैच कर सकता है। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज द प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। उसके बाद एक छोटा सा कभी कभी हार्मोन से पूछ लिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा मैं। हार्मोन्स जो मॉलिक्यूल्स है वो इंटरसेलुलर मैसेंजर्स हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी एंड आर पावर्ड डायरेक्टली इन द ब्लड स्ट्रीम व्हिच ट्रांसपोर्ट देम टू द साइट ऑफ एक्शन। इनके सेवरल फंक्शंस है बॉडी में, जैसे बैलेंस रखते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में इन द बॉडी। द रोल ऑफ इंसुलिन, जैसे आपने सुना होगा, वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को लिमिट में रखता है। थायरोक्सिन जो है थायराइड ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है, इज एन आयोडीनेटेड डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड टायरोसिन। स्टीरॉयड हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एड्रिनल कोर्टेक्स एंड गोनाड्स, टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवेरीज इन फीमेल्स। ये बहुत छोटी छोटी सी सिंपल सी बातें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हार्मोन्स, यहाँ 2014 में क्वेश्चन आया था हार्मोन से। हार्मोन्स रिलीज्ड बाय गोनाड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। टेस्टोस्टेरोन जो मेजर सेक्स हार्मोन है जो मेल्स में होता है, और एड्रेनलिन इज प्रोड्यूस्ड अंडर स्ट्रेस। एड्रेनलिन आप क्या कहेंगे, जब भी एड्रेनलिन हमारे बॉडी में रिलीज होता है हार्मोन की फॉर्म में, जो हमें क्या करता है, स्ट्रेस रिलीव करता है, is produced under stress which stimulates glycogenolysis in the liver of human beings। कुछ टिप्स बता देता हूं, जैसे एपीमर्स कौन से होते हैं। एनोमर्स पढ़ा जो C1 कार्बन से डिफर करें एक दूसरे से। एपीमर्स जो C1 के अलावा डिफर करें किसी भी कार्बन से, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स डिफरिंग इन कॉन्फिगरेशन एट ए कार्बन अदर देन एनोमेरिक कार्बन। एपीमर्स एग्जांपल ग्लूकोज और गैलेक्टोज डिफर इन द कॉन्फिगरेशन एट C4 हैंस कॉल्ड C4 एपीमर्स। गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊं तो ग्लूकोज का क्या होता है, पहले CHO लगाओ, फिर 1 2 3 4, यहाँ CH2OH। तो यहाँ क्या होता है, ग्लूकोज में पहला OH राइट, दूसरा OH लेफ्ट, थर्ड OH राइट आता है, यहाँ थर्ड OH लेफ्ट ही आ जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर, ये किसका स्ट्रक्चर है, गैलेक्टोज का। गैलेक्टोज तो कहाँ से डिफर कर रहा है, ये 1 2 3 4, फोर्थ से डिफर कर रहा है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, एपीमर्स। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या है, एपीमर्स। 25 अमीनो एसिड्स हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स एक्सेप्ट 2 प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलीन, ऑल आर अमीनो एसिड्स, द एक्सेप्शनल 2 आर इमिनो एसिड्स, ठीक है। अमीनो और इमिनो। उसके बाद कोएंजाइम्स। कोएंजाइम क्या है, नॉन प्रोटीनियस जो पार्ट होता है रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ सर्टेन एंजाइम, उसे हम कह देते हैं कोएंजाइम। प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एपोएंजाइम। तो कोएंजाइम और एपोएंजाइम, नॉन प्रोटीनियस पार्ट जो एक्टिविटी ऑफ सर्टेन एंजाइम्स के लिए रिक्वायर्ड होता है उसे हम कह देते हैं कोएंजाइम, और जो प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का उसे एपोएंजाइम। हार्मोन्स मैंने बताया आपको, स्टीरॉयड हार्मोन्स, एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरोन्स। उसके अलावा टेस्टोस्टेरोन, उसके अलावा आप कोर्टिसोन, अमीनो एसिड्स हार्मोन्स, थायरोक्सिन, एड्रिनलिन, पेप्टाइड हार्मोन्स, इंसुलिन। इंसुलिन आपको पता है डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए जरूरी होता है। ग्लूकाजोन, मतलब जब बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देती है या बहुत कम प्रोड्यूस करती है तो उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है। ऑक्सीटोसिन एंड द D1 एज, ठीक है। तो अब मैंने आपको थ्योरी समझा दी बायोमोलिक्यूल्स की। विद इन 1 और 2 मिनट्स हम स्टार्ट करेंगे हमारी DPP और PYQs की। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च टू गिव एल्कोहल। स्टार्च से हमें क्या लेना है, एल्कोहल। तो किसकी हेल्प से कर सकते हैं, ऑक्सीजन नहीं, एयर नहीं, CO2 नहीं, किसकी हेल्प से, एंजाइम्स। एंजाइम्स आर एक्चुअली बायोकैटलिस्ट। अभी हमने लास्ट में अटेम्प्ट किया था ना, बायोकैटलिस्ट। ध्यान रखना एंजाइम्स बड़े स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक एकदम। इसकी रिएक्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एल्कोहल प्रोड्यूस कर सकते हैं फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च से। सभी की समझ में आया क्वेश्चन, एकदम सिंपल था, सीधा मार्क करना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। हमें टाइम सेविंग टेक्निक का यूज करना है। हमें यूज करनी है कौन सी टेक्निक, कॉन्सेप्ट वाली टेक्निक, एलिमिनेशन मेथड टेक्निक, ठीक है एवरीवन।
क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन डी मार्क करते हुए आगे बढ़ेंगे। शुगर प्रेजेंट इन डीएनए, क्विकली रिप्लाई करिए चैट बॉक्स में, सिंपल क्वेश्चन। डी डीऑक्सीराइबोफ्यूरानोज नहीं, डी डीऑक्सीराइबोपायरानोज नहीं, डी राइबोफ्यूरानोज या डी राइबोपायरानोज। अब बताइए शुगर कौन सी प्रेजेंट होती है? डीऑक्सी, देखो डी राइबो तो नहीं होंगे, डीऑक्सी होगा पहली बात तो। फ्यूरानोज या पायरानोज, 5 मेंबर की रिंग या 6 मेंबर की रिंग? फ्यूरानोज मतलब 5 मेंबर की रिंग और पायरानोज मतलब 6 मेंबर की रिंग। फ्यूरान ये होता है, इसमें फिट करते हैं जब हम इसमें, और पायरान जब हमने इसमें फिट किया था। बताइए कौन सा, पायरान या फ्यूरान? यहीं से इसका क्या हो रहा है, डिस्टिंग्विश हो रहा है एक तरीके से। ऑप्शन ए वेरी गुड, नॉट डी डीऑक्सी राइबो पायरानोज नहीं रहेगा, 5 मेंबर की रहेगी इस टाइप की, फ्यूरानोज। राइबोस शुगर होती है ना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मार्क करते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्विकली बताइए सभी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? क्या करना है, जो करेक्ट मैच है उसको देखना है। तो सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर है, करेक्ट मैच है क्या ये? सुक्रोज मैंने बताया था नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, इसका मिक्सचर हमें देता है लीवो रोटेटरी, इन्वर्ट शुगर इसको हम बोल देते हैं, ये तो आंसर नहीं होगा। ग्लूकोज म्यूटा रोटेशन, हाँ ग्लूकोज में म्यूटा, आप लिंक्स भी देख सकते हैं चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। ग्लूकोज में म्यूटा रोटेशन होती है, ये हमने देखा था। फ्रक्टोज एल्डोज शुगर है, नहीं फ्रक्टोज तो एक कीटोज शुगर है। और सुक्रोज, देखो आंसर तो देखते ही हो गया, सुक्रोज मोनोसैकेराइड है, सभी को पता है सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है जो हमें देता है अल्फा डी ग्लूकोज हाइड्रोलिसिस पे, और बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। सभी को पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला दोनों का सेम होता है C6H12O6, और सभी को पता है सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11 होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मैच कर गया, तो ऑप्शन बी पे टिक करके आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज शो करता है म्यूटा रोटेशन। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज आपको क्या देगा, अभी तो मैंने बताया हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, सैफोनिफिकेशन नहीं, इन्वर्जन, बिल्कुल ठीक बात है, मैंने आपको बताया था और अच्छे से बताया था, सुक्रोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब प्लस साइन, और जब हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करी तो मिक्सचर हमें मिला ग्लूकोज जो कि कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और उसकी रोटेशन भी अगर बताऊं तो +52.4 डिग्री होती है अराउंड। और दूसरा हमें क्या मिला, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज जो कि कैसा है, लीवो रोटेटरी, जिसकी रोटेशन अराउंड -92.5 डिग्री। इसका मतलब जब आप ओवरऑल बताएंगे तो नेगेटिव साइन की इस मिक्सचर की अगर देखें तो रोटेशन कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। नेगेटिव मतलब कैसी है, लीवो रोटेटरी। और सुक्रोज कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो टू लीवो अगर चेंज हुआ तो इस शुगर का नाम क्या दिया गया, इन्वर्ट शुगर, इन्वर्ट। और इस प्रोसेस को क्या बोला गया, इन्वर्जन। क्या बोला गया, इन्वर्जन। हाइड्रेशन तो एडिशन ऑफ वाटर होता है ना, वो भी नहीं होगा, ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्या हमें टाइम लगा इस क्वेश्चन में, क्या किसी को भी टाइम लगा, नहीं लगा ना, क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट में पढ़ के आए हैं सारी चीजें। तो करेक्ट आंसर मैं मार्क कर देता हूं ऑप्शन बी 7। नेक्स्ट सभी मार्क करते चलिए मेरे साथ। लैक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4 के साथ अगर लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस की जाए, मैंने आपको बताया है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये हमारे क्या हैं, डायासैक्राइड्स हैं। ये हाइड्रोलिसिस करने पर क्या देते हैं, 2 मोनोसैक्राइड यूनिट देते हैं। कौन कौन सी, सुक्रोज क्या देगा, सुक्रोज देगा अभी मैंने बताया, एक देगा अल्फा डी ग्लूकोज और एक देगा बीटा डी फ्रक्टोज, राइट। अगर मैं लैक्टोज की बात करूं, लैक्टोज तो ये क्या देता है, ये देता है हमें ग्लूकोज, लैक्टो नाम ही बता रहा है, लैक्टो जहां ये आ गया तो मतलब गैलेक्टोज होगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, राइट। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज। अगर मैं बात करूं इसकी माल्टोज की, माल्टोज की, तो ये इसमें 2 यूनिट होती है किसकी, अल्फा डी ग्लूकोज की। ये छोटी छोटी बातें तो हमें ध्यान रखनी, क्वेश्चन तो यहीं से अटेम्प्ट हो जाना है। ग्लूकोज फ्रक्टोज नहीं,
ग्लूकोज मैनोज नहीं, मैनोज नहीं, ग्लूकोज गैलेक्टोज बिल्कुल ठीक है। तो यहीं से हमें टाइम सेव करना है, ऑप्शन डी मार्क करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन न्यूक्लियोटाइड्स। मैंने दो चीजें बताई, एक बताया न्यूक्लियोसाइड और एक बताया न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या फर्क बताया मैंने, ये कहा न्यूक्लियोसाइड में अगर आपने फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। मतलब न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, शुगर और बेस। तो उसने कहा है न्यूक्लियोटाइड में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन न्यूक्लियोटाइड्स। शुगर बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब ग्वानिन एक बेस है, साइटोसिन एक बेस है, एडेनिन एक बेस है, ट्रायोक्सिन ये तो नहीं है। मैंने आपको 5 तरह के बेस बताए, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन 3, प्यूरिन और पिरिमिडीन ये 5 तरह के थे। तो AGTC और AGUC हो गए ना 5, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये 5 मैंने आपको बताए थे। तो करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन डी। वेरी गुड एवरीवन, आप सभी ऑप्शंस को मार्क कर रहे हो। आई होप आप सभी ने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है, तभी आपने सीधा देखते ही क्वेश्चन को मार्क कर दिया, तो मतलब टाइम सेव हो गया। सेव एंड नेक्स्ट किया, आगे बढ़ा। अभी अभी तो समझाया था न्यूक्लिक एसिड में बेस पेयरिंग रूल वैटसन एंड क्रिक के अकॉर्डिंग, इफ वन स्ट्रैंड ऑफ DNA अगर उसकी ये सीक्वेंस है ATGCTTGA, टाइम सेव करने के लिए आप फर्स्ट चेक कर लीजिए, लास्ट चेक कर लीजिए, सेकंड लास्ट चेक कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। सभी ऑप्शन डी बता रहे हैं पर देख लेते हैं। ए किससे करेगा, टी से, टी किससे करेगा, ए से, जी किससे करेगा, सी से, सी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा जी से, टी किससे करेगा, ए से, टी किससे करेगा, ए से, जी किससे करेगा, सी से, ए किससे करेगा, टी से। मैच कर लीजिए, TACG, TACG नहीं है, TACG है, TAGT नहीं है, TACG है बट AATC, AATC देखो हमेशा ना जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो टाइम सेव करने के लिए फर्स्ट लास्ट सेकंड और सेकंड लास्ट ये चेक करना, ठीक है। अगर वो सेम होते हैं तो फिर आगे बढ़ना। हमेशा यहां से पहले ऐसे चलना है फिर ऐसे चलना है, एक यहां से 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 एक यहां से, ये ट्रिक होती है, ट्रिक टू सेव द टाइम। तो करेक्ट आंसर कौन सा बचा, ऑप्शन डी। ऐसा कोई स्टूडेंट है जो ये क्वेश्चन नहीं कर सकता, सभी कर सकते हैं। मैं कोई भी चेंज दे दूं, ATGCTAGAT कुछ भी दे दूं, आप प्रेडिक्ट कर दोगे। इसके लिए आएगा डबल बॉन्ड T, इसके लिए डबल बॉन्ड A एंड सो ऑन, आप प्रेडिक्ट कर दोगे। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आप सभी ने बोला ऑप्शन डी। तो सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़े। हाउ मेनी COOH ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन एस्पार्टिक एसिड। आर ग्रुप के बेस पर जो हमारी साइड चेन थी अमीनो एसिड्स के अंदर, उसको चेंज कर करके मैंने आपको 20 अमीनो एसिड्स दिखाए, ठीक है, जिनमें से एक था एस्पार्टिक एसिड। मैं बता देता हूं, एस्पार्टिक एसिड एसिडिक अमीनो एसिड है। तो इनको आप कैसे याद रखोगे, एसिडिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड और आपके कौन से बेसिक अमीनो एसिड, उसके अलावा इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। इस तरीके से ये चीजें याद रखनी है, तभी आपको ये याद हो पाएगा। तो इसमें जो एस्पार्टिक एसिड था उसमें आर ग्रुप क्या था, क्विकली बताइए सभी। उसमें आर ग्रुप था CH2COOH, यहां से अटैचमेंट है किससे, इस CH से जो कि अल्फा कार्बन है, जिस पर एक COOH होता है और अल्फा अमीनो होता है। तो ये हो गया। बताइए कितने इसमें COOH ग्रुप प्रेजेंट है। COOH पूछेगा तो 2 प्रेजेंट है, अमीनो पूछेगा तो 1 प्रेजेंट है। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ये याद रखने स्ट्रक्चर्स, तो किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी अमीनो एसिड से क्वेश्चन बन सकता है। बहुत सारे न्यूमोनिक्स और बहुत सारी टेक्निक्स हैं, वो आपको याद रखने के, स्ट्रक्चर्स को याद रखने की। बट सबसे अच्छी टेक्निक, स्ट्रक्चर के नाम तो याद हो जाएंगे, सबसे अच्छी टेक्निक है कि आपको उनके स्ट्रक्चर याद रखने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस, उनको बार बार लिखिए, एक क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाता है यहाँ से, ठीक है। तो कौन सा आंसर मैच करूं, 2 COOH ग्रुप है। सभी ने आंसर कर रहे हो ना आप सभी आंसर कर रहे होंगे आई होप। रिक्वेस्टिंग टू एवरीवन कि DPP और PYQs को मेरे साथ अटेम्प्ट करते रहिए। कोई भी टेक्निकल इश्यू आता है किसी को भी, कॉन्टैक्ट नंबर जो प्रोवाइड किया जाता है उस पर कॉल करिए। अदरवाइज फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइए। यस, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट।
डेफिनेटली अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको एग्जाम के क्वेश्चंस के बारे में आपको पता रहना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर की रेलेवेंसी क्या है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है, और पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करने जरूरी है, डीपीपीज लगानी जरूरी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जरूरी है, बार बार चीजों को लिखना जरूरी है ताकि आपके दिमाग में सारी चीजें आ जाए। ओके एवरीवन, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर मार्क करते हुए मूव करते हैं 9 की तरफ। वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है इन डीएनए द लिंकेजेस बिटवीन डिफरेंट नाइट्रोजीनियस बेस, जो हमारे बेस होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, राइट, थाइमिन, साइटोसिन, उनमें कौन सी लिंकेज होती है? इन डीएनए द लिंकेजेस बिटवीन डिफरेंट नाइट्रोजीनियस बेस, कौन सी लिंकेज होती है? पेप्टाइड लिंकेज नहीं, फॉस्फेट लिंकेज, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, देखते हैं। तो आप सभी कह रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चलिए आपके बेस पर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग मार्क करके आगे चल रहा हूं। रेडी एवरीवन? श्योर? ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मार्क किया और आगे बढ़ते हैं। What a easy question. All the students of Punjab are requested to mark their attendance. और अगर डीपीपी और पीवाईक्यूज आपने अभी तक ओपन नहीं किए तो लिंक्स आपको चैट बॉक्स में प्रोवाइड की गई हैं। रिक्वेस्टिंग यू टू ओपन द लिंक एवरीवन एंड अटेम्प्ट द डीपीपी एंड पीवाईक्यूज अलोंग विद मी। डीपीपी अब हमने अटेम्प्ट कर ली है, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा कुछ ही देर में, और पीवाईक्यूज आप सभी अटेम्प्ट करना मेरे साथ, ठीक है एवरीवन? डेफिनेटली विटामिन ए, डी, ई और के आपके कैसे होते हैं? फैट सॉल्युबल होते हैं, और बी और सी कैसे होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन डी मैच करते हुए सेव करके सबमिट कर देंगे, और फिर क्या देख लेंगे, यहां पर आप रेटिंग दे सकते हैं। तो 9 क्वेश्चन सभी का ठीक था, वेरी गुड। पहला क्वेश्चन हमने क्या देखा? एंजाइम्स। आप यहां पर रिएक्शन देख सकते हैं, जस्ट गिव मी 1 मोर सेकेंड। यस, तो यहां पर आप देख सकते हैं फर्मेंटेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कैरिड आउट बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग क्या? यीस्ट एंड बैक्टीरिया, जो हम और अच्छे से पढ़ते हैं हमारे बायोलॉजी में। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो पहला ऑप्शन तो हट ही गया वहां से। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपलर वंस। इन द केस ऑफ स्टार्च फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस अल्कोहल, जो प्रोसेस कैरिड आउट की जाती है बाय द यीस्ट सेल्स सीक्रेट एंजाइम्स जो ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स स्टार्च मॉलिक्यूल्स को इनटू सिंपलर शुगर्स सच एज ग्लूकोज। जब हमें ग्लूकोज मिल जाता है तो ग्लूकोज से फिर इथेनॉल प्लस 2CO2 मिल जाता है, समझिए ध्यान से। एंजाइम अमाइलेज फॉर एग्जांपल ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज, अ सिंपलर शुगर। अनदर एंजाइम माल्टेज, वो माल्टोज को ब्रेक डाउन करेगा किसमें? माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ब्रेक डाउन करेगा किसमें? ग्लूकोज में। ग्लूकोज देन फर्मेंटेड होगा ईस्ट सेल से टू प्रोड्यूस इथेनॉल, जो कि एक अल्कोहल है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं होगी, रिलीज होगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन C6H12O6 ग्लूकोज gives 2C2H5OH ethanol plus 2CO2 carbon dioxide. This reaction is catalyzed by the enzyme zymase. अमाइलेज का यूज किया, एंजाइम अमाइलेज का यूज किया स्टार्च को माल्टोज में ले जाने के लिए, माल्टेज का यूज किया माल्टोज को ग्लूकोज में ले जाने के लिए, ग्लूकोज को फर्मेंटेड किया ईस्ट सेल से, और फिर जाइमेज का यूज किया जाता है, जाइमेज एंड पायरुवेट का, एंजाइम जाइमेज catalyzed by the जाइमेज enzyme जाइमेज and pyruvate decarboxylate present in yeast cells. Therefore correct answer is enzymes. जो enzymes secreted by yeast cells are primarily responsible for the fermentation of starch to produce alcohols. माल्टोज देखो सिंपल है एकदम, हमारे पास क्या है? स्टार्च में मैंने 2 पार्ट बताए थे, अमाइलोज और माइलोपेक्टिन। तो अमाइलोज के लिए कौन सा पार्ट यूज हुआ? अमाइलेज एंजाइम की हेल्प से स्टार्च को तोड़ा गया किसमें? माल्टोज में तोड़ता है। और माल्टोज के लिए हमें कौन सा एंजाइम चाहिए? ग्लूकोज तक आना है हमें, तो माल्टोज हमें कौन सा एंजाइम तोड़ेगा? माल्टेज ने इसको तोड़ा ग्लूकोज में। ग्लूकोज को यीस्ट सेल की हेल्प से हमने क्या किया? फर्मेंटेड किया, हमें क्या बन गया? अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं जाइमेज एंड पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। क्या यूज करते हैं? जाइमेज एंड पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। आई होप समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी था। 2 का आंसर शुगर प्रेजेंट जो होती है वो डी डीऑक्सी राइबोफ्यूरानोज होती है। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
ये बाकी सारी बातें इसके बारे में पता है। शुगर जो इसमें प्रेजेंट होती है वो 5 कार्बन की होती है, डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सी का मतलब वहां से आपने देखा ना, सेकंड कार्बन से हमने क्या कर दिया, ऑक्सीजन एटम को रिमूव कर देते हैं। और डी इन डीऑक्सीराइबोफ्यूरानोज रेफर करता है उसके कॉन्फ़िगरेशन से, विच इज राइट हैंडेड। फ्यूरानोज इन डीऑक्सीराइबोज मतलब जो शुगर है, डीऑक्सीराइबोज जो शुगर है वो 5 मेंबर्ड की रिंग है, विच इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड फ्यूरान, जो मैंने आपको दिखाया था। दिस इज कॉन्ट्रास्ट टू पायरानोज शुगर। पायरानोज एक 6 मेंबर की होती है, सिमिलर टू द कंपाउंड पायरान। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका होता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था जो म्यूटारेशन है वो क्या है, म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन का मतलब होता है चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन। क्यों? बिकॉज ऑफ द चेंज इन इक्विलिब्रियम बिटवीन टू एनोमर्स। एनोमर्स मतलब जो C1 कार्बन से डिफर हो। वेदर द कॉरस्पॉन्डिंग स्टीरियो सेंटर्स इंटर कन्वर्ट। जो साइक्लिक शुगर्स होती है, जो अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स होती है, वो इंटर कन्वर्ट करती है, म्यूटा रोटेशन शो करती है। तो ग्लूकोज एक परफेक्ट एग्जांपल है उस शुगर का जो इस म्यूटा रोटेशन जैसी प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है। सुक्रोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, ये तो गलत है बिल्कुल, क्योंकि एक नॉन रिड्यूसिंग है। फ्रक्टोज एल्डो शुगर है, नहीं, इसमें तो कीटोन ग्रुप है। सुक्रोज मोनोसेक्राइड है, गलत है, ये तो डायासेक्राइड है। तो इस क्वेश्चन का भी हमने करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मैच किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। आप देख सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज को इन्वर्जन बोलते हैं, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया। एंड जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन, बिकॉज द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट चेंजेस फ्रॉम ए पॉजिटिव टू ए नेगेटिव वॉल्यूम, जो मैंने ग्लूकोज और फ्रक्टोज की वैल्यूज लिख के आपको बताई थी। सैपोनिफिकेशन में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ फैट, ऑयल, लिपिड इनटू सोप एंड अल्कोहल। कैसे? बाय द एक्शन ऑफ हीट इन द प्रेजेंस ऑफ, बाय द एक्शन ऑफ हीट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एल्कली, जैसे NaOH यूज कर सकते हो। सो इसको ये हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज से रिलेट नहीं करते। सिमिलरली हाइड्रोलिसिस में, हाइड्रेशन में क्या होता है, कंबाइंस विद वाटर, जब कोई सब्सटेंस वाटर के साथ कंबाइन करे, तो करेक्ट आंसर इन्वर्जन आता है, फोर्थ का बी। फिफ्थ, लैक्टोज मैंने आपको बता दिया था, लैक्टोज की जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HCl तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी। दो मोनोसेक्राइड होते हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज, जो लिंक होते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, 1,4 C1C4, ध्यान रखना। ठीक है, 6 देख लेते हैं, कौन सा इनमें से न्यूक्लियोटाइड में नहीं पाया जाता। तो न्यूक्लियोटाइड बिल्डिंग ब्लॉक्स है न्यूक्लिक एसिड, मतलब DNA और RNA के। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं, शुगर, बेस और फॉस्फेट ग्रुप। पेंटो शुगर होती है। हमारे पास 2 टाइप के बेस होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन में होते हैं एडेनिन और ग्वानिन, स्ट्रक्चर मैंने आपको थ्योरी में दिखाए थे। पिरिमिडीन में होते हैं साइटोसिन, थाइमिन इन DNA, और यूरेसिल होता है RNA में। 3 पिरिमिडीन है, CT और U। ट्रायोक्सिन इज नॉट ए स्टैंडर्ड नाइट्रोजीनियस बेस। करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, डी। एक स्ट्रैंड से दूसरी स्ट्रैंड हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कौन से मॉडल के अकॉर्डिंग, वेटसन क्रिक मॉडल, बेस पेयरिंग रूल का यूज करेंगे और AT के साथ इस टाइप से पेयर करके हमने एक चेन बना दी। तो ध्यान रखना, अगर हमें एक स्ट्रैंड दी हुई है तो हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बाय रिप्लेसिंग ईच बेस विद इट्स कॉम्प्लीमेंट्री बेस निकाल सकते हैं। ठीक है, 7 हो गया था। 8 में आप देख सकते हैं एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर। तो इसमें आप देख सकते हैं एक COOH अटैच्ड है अल्फा कार्बन से और दूसरा COOH अटैच्ड है बीटा कार्बन से। तो नंबर ऑफ COOH हो जाएंगे इसमें एस्पार्टिक एसिड में 2। 9 वाला आप देख सकते हैं, ये मैंने बताया बेस पेयर्स ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA जो लिंक करते हैं, G ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड C होता है और A डबल हाइड्रोजन बॉन्ड T होता है। ये डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर है DNA की। तो इन DNA जो लिंकेज बिटवीन डिफरेंट नाइट्रोजीनियस बेस होती है वो कौन सी है, देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। करेक्ट आंसर इज सी। और नेक्स्ट आता है वाटर सोल्यूबल। मैंने बताया था 2 टाइप के होते हैं, वाटर और फैट सोल्यूबल। विटामिन H जो है ना वो बायोटिन है, बट वो पार्ट है किसका, उसका नाम है बायोटिन, बट वो बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। बी में आपको पता है ना, B1, B2, B12। देखो, तो ये विटामिन H भी विटामिन बी का ही पार्ट है, ध्यान रखना, बी ग्रुप का। तो बी इज ए वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, और ADE और के फैट सोल्यूबल। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा PYQs का डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, आंसर देखते हो गया, पता ही क्या आंसर होगा, नॉन रिड्यूसिंग। मैंने कहा था जितने भी मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज वो तो रिड्यूसिंग होंगे ही होंगे। ठीक है, माल्टोज और लैक्टोज रिड्यूसिंग है क्योंकि फ्री कार्बोनिल ग्रुप है। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, नॉन रिड्यूसिंग पूछा है।
तो कौन सा नॉन रिड्यूसिंग? ऑप्शन डी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन इंटैक्ट? नीट ओडिशा 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा स्ट्रक्चर डीनेचुरेशन मतलब फिजिकल चेंज लाइक चेंज इन टेम्परेचर और केमिकल चेंज लाइक चेंज इन पीएच के बाद भी स्ट्रक्चर एज इट इज बना रहता है? वो टर्सरी स्ट्रक्चर नहीं, बहुत सेकेंडरी टर्सरी नहीं, प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द आंसर। तो क्या आंसर होगा करेक्ट? ऑप्शन सी। तो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, सिर्फ देखते ही मार्क हो रहे हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं है, टाइम सेव करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, टाइम सेविंग टेक्निक और कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जहां कैलकुलेशन आती है वहां कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है, आई नो, बट जहां कैलकुलेशन नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस में, उनमें हमें टाइम सेव करना होता है। यही स्ट्रेटजी होती है एग्जाम अटेम्प्ट करने की। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल, मैंने कहा था एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती तो उनकी जरूरत हमें डाइट में होती है ताकि हमारी बॉडी को वो मिल सके, वो होते हैं हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल जिन्हें बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है, बॉडी प्रोड्यूस कर लेती है, तो डाइट में लेने की जरूरत नहीं है। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स में आता है आपका एलेनिन, वेलिन, ल्यूसीन और लाइसिन, ये हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। नॉन एसेंशियल कौन है? एलेनिन। तो नॉट ए, बी और डी, करेक्ट आंसर इज सी, ये याद रखना, ठीक है। वेरी गुड, सभी ने आंसर सी मार्क किया है। नेक्स्ट, द डोमिनेंट कटायन इन द ब्लड प्लाज्मा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ब्लड प्लाज्मा में, वेरी सिंपल, डोमिनेंट कटायन कौन सा होता है? देखते हैं इस क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट आंसर करता है। पोटेशियम नहीं, कैल्शियम नहीं, मैग्नीशियम नहीं, सोडियम, जो सोडियम आयन होता है, ध्यान रखना, सोडियम जो कटायन होता है। करेक्ट आंसर डी है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, तो हम डी मार्क करते हुए चलें। सेलुलोज किसका पॉलीमर है? 2002 में क्वेश्चन आया हुआ है। सेलुलोज, सेलुलोज हो गया है, स्टार्च हो गया है, ग्लूकोज के पॉलीमर है, नॉट फ्रक्टोज, राइबोज और सुक्रोज, किसके? ग्लूकोज के। तो इतने इजी क्वेश्चन है, देखते हैं आंसर मार्क हो रहा है। सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग लैक्टोज? 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। लैक्टोज कि जब हाइड्रोलिसिस करेंगे गिव इक्वल अमाउंट ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज। Lactose is a beta glycoside formed by the union of D-glucose and D-galactose. Lactose is a reducing sugar and does not exhibit mutarotation. और lactose का जो फॉर्मूला है C12H22O11 contains 8 OH group, contains 8 OH group। तो मुझे बताइए क्या लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है और म्यूटारोटेशन एग्जिबिट नहीं करता? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सभी स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं सी ऑप्शन, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं सी मार्क करते हुए आगे चलता हूं आपके अकॉर्डिंग। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ एडिबल प्रोटीन्स, प्रोटीन्स विद स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स या कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल क्वेश्चन एकदम, क्विकली आंसर करिए। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट और किससे बने होते हैं? बड़े स्पेसिफिक होते हैं नेचर में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डेफिनेटली ऑप्शन बी, राइट। सभी आंसर करिए, बी, ए, सी, डी। अगर आपका कोई और ऑप्शन है तो आप बता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आई विल चेक दैट। बी, यस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट? फेलिंग सॉल्यूशन मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा? रिड्यूसिंग नेचर कौन शो करेगा? प्रोटीन, मतलब फैट्स मतलब फेलिंग सॉल्यूशन के साथ कौन Cu2O के रेड पीपीटी देगा? Cu2O के रेड पीपीटी देगा, ठीक है। तो प्रोटीन नहीं, सुक्रोज नहीं, ग्लूकोज। वेरी गुड आंसर, ऑप्शन सी। इतने सिंपल क्वेश्चन है, आंसर देखते ही मार्क हो रहा है, राइट। वो तो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं इसलिए टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करिए। फ्रक्टोज रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट ड्यू टू इनोलाइजेशन ऑफ फ्रक्टोज फॉलोड बाय कन्वर्जन टू एल्डिहाइड बाय बेस। इनोलाइजेशन हो जाता है, एसिमेट्रिक कार्बन। भाई अगर फ्रक्टोज टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर पा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर है।
अगर फ्रक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है तो कैसे रिड्यूसिंग होगा? इनोलाइजेशन ऑफ फ्रक्टोज फॉलोड बाय कन्वर्जन टू एल्डिहाइड बाय बेस। बिल्कुल ठीक बात है। एसिमेट्रिक कार्बन नहीं, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप नहीं, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, इनका क्या रोल है? क्वेश्चन नंबर 9 का मार्क करते हुए ऑप्शन ए आगे बढ़े 10 की तरफ। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है। मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? मैग्नीशियम, ये तो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है? आयरन। हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है? आयरन। क्लोरोफिल में क्या प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम, राइट। ये हमने कल की क्लास में। स्टार्च नहीं होगा। क्लोरोफिल में क्या प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम, जो इसके ग्रीन पिगमेंट के लिए भी क्लोरोफिल यूज होता है, राइट। ग्रीन कलर जो होता है। बोथ नहीं, नन नहीं, ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मार्क करते हुए सॉल्यूशन देखते हैं इन क्वेश्चंस का। सेव करके सबमिट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने अटेम्प्ट किया है, विच वन गिवन बिलो इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? डेफिनेटली सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और ग्लूकोज, ये तीनों रिड्यूसिंग है। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड है क्योंकि इसमें CHO ग्रुप नहीं है, क्योंकि जो दो मोनोसैकेराइड यूनिट हैं वो अपने रेस्पेक्टिव कार्बोनिल ग्रुप से C1 C2 टाइप की लिंकेज इसमें हो जाती है, तो अपने रेस्पेक्टिव कार्बोनिल ग्रुप से ये क्या है? अटैच्ड है। सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज होता है। ये चीज हमें क्या रखनी है? ध्यान रखनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, which structures of proteins remains intact during denaturation process? डीनेचुरेशन में मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी टेम्परेचर चेंज, फिजिकल चेंज या फिर पीएच चेंज, केमिकल चेंज अगर होता है तो उस केस में क्या होता है? उस केस में डेफिनेटली डीनेचुरेशन हो जाता है। प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देता है, ठीक है। तो प्रोटीन अपने हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर जैसे सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी, इनको लूज करके प्राइमरी स्ट्रक्चर में रह जाता है, बट अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर को लूज नहीं करता। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो कुछ भी नहीं है, एक लीनियर सीक्वेंस है अमीनो एसिड्स की, जो एज इट इज बनी रहती है। क्योंकि सीक्वेंस अगर अमीनो एसिड की चेंज हुई, कुछ भी चेंज हुआ अमीनो एसिड की सीक्वेंस में, तो अमीनो एसिड की सीक्वेंस में चेंज होने से हमें डिफरेंट प्रोटीन मिल जाएगा अगर हमने अमीनो एसिड की सीक्वेंस चेंज करी तो, ठीक है। बिकॉज डीनेचुरेशन में क्या होता है? टिपिकली इन्वॉल्व्स द डिस्ट्रप्शन ऑफ नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस एंड समटाइम्स डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, बट नॉट द पेप्टाइड बॉन्ड्स दैट कनेक्ट अमीनो एसिड्स इन द प्राइमरी सीक्वेंस। ध्यान रखना, ये पेप्टाइड बॉन्ड्स वहां पर डिस्टर्ब्ड नहीं होते प्राइमरी सीक्वेंस केस में। अगर हम डीनेचुरेशन प्रोसेस करते हैं तो प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या कहा कि नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन सा है? मैंने कहा था इसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन इसेंशियल दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी एंड डू नॉट नीड टू ऑब्टेन थ्रू डाइट, बट इसेंशियल की हमें डाइट में जरूरत होती है, बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती। तो एलेनिन एक नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स है गिवन ऑप्शन, ठीक है एवरीवन। ये तो सिंपल क्वेश्चन थे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये मैं आपको समझा देता हूं। डोमिनेंट कटाइन इन द ब्लड प्लाज्मा। तो डोमिनेंट कटाइन इन द ब्लड प्लाज्मा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है और बायो में आप अच्छे से पढ़ते हो, वो सोडियम होता है। सोडियम आयंस जो हैं वो एक क्रूशियल रोल जो प्ले करते हैं किसमें? इन मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस, नर्व फंक्शन एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन इन द बॉडी। ध्यान रखना, मैं रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, इस लाइन से भी क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। सोडियम आयंस या सोडियम कटायन आप इसे बोल सकते हो, सोडियम कटायन ये क्या करता है? एक क्रूशियल रोल प्ले करता है फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करने में, नर्व फंक्शन को एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन को बॉडी में, इन चीजों को मेंटेन करने में। दे आर द मोस्ट एबंडेंट कटायंस इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर देखो। 5th नंबर, सेलुलोज किसका पॉलीमर है? आप सभी जानते हैं सेलुलोज इज द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल वॉल प्लांट्स, और ये किसका पॉलीमर है? ये किसका पॉलीमर है? बीटा डी ग्लूकोज का। किसका पॉलीमर है? बीटा डी ग्लूकोज का, बीटा डी। इट इज द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हमें नेचर में मिलता है, और ये ग्लूकोज का पॉलीमर अराउंड 3000 से 3500 यूनिट्स यहाँ पर रिपीट होके
एक चेन बनती है। ठीक है एवरीवन, तो करेक्ट आंसर फिफ्थ का क्या आ जाता है, ऑप्शन ए। सिक्स देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू पूछा हुआ उसने, तो नॉट ट्रू के लिए देखिए सिंपल है एकदम, लैक्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर एंड डज नॉट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन, ये नॉट ट्रू है, क्यों समझिए, ऑल रिड्यूसिंग शुगर जो होंगी वो म्यूटा रोटेशन शो करेंगे। म्यूटा रोटेशन मैंने आपको बता दिया है, रिड्यूसिंग शुगर्स जो टॉलरेंस या फेलिंग को क्या करते हैं, रिड्यूस कर दें, फेलिंग सॉल्यूशन को, मतलब इनके साथ पॉजिटिव टेस्ट दें। जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं वो सारे रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। लैक्टोज और माल्टोज ये डाइसैकेराइड्स हैं बट रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, फ्री कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। इनके पास क्या प्रेजेंट है, फ्री कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर ऐसा है तो माल्टोज, माल्टोज, तो रिड्यूसिंग शुगर्स हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट एनोमेरिक कार्बन, ध्यान रखना एनोमेरिक कार्बन से क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, C1 पोजीशन को बोलते हैं। इन सॉल्यूशन ए कार्बोहाइड्रेट कैन ओपन अप टू इट्स एल्डिहाइड फॉर्म, हेंस इट कैन स्विच कॉन्फिगरेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा फॉर्म, जिसे म्यूटा रोटेशन बोल देते हैं, अल्फा एंड बीटा फॉर्म का एक दूसरे में कन्वर्ट होना। ठीक है, तो इसे हम क्या कह देते हैं, तो कौन सी मतलब क्या पूछा हुआ, नॉट ट्रू, तो लैक्टोज अगर रिड्यूसिंग शुगर है तो एग्जिबिट करेगा ना म्यूटा रोटेशन, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, ये नॉट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 7, एंजाइम्स किससे बने हुए हैं, डेफिनेटली एंजाइम्स आर प्रोटीन्स मेड अप ऑफ प्रोटीन विद स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स। एंजाइम्स मैंने बताया आज बायो कैटलिस्ट होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, और कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, लॉक एंड की मैकेनिज्म, लॉक की मैकेनिज्म ये फॉलो करते हैं। जिस तरीके से एक चाबी से हम एक ताला ही खोल सकते हैं और वो ताला सिर्फ उसी चाबी से खोला जा सकता है, सेम एक एंजाइम एक रिएक्शन को, अगर किसी रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है तो वो रिएक्शन सिर्फ उसी एंजाइम से कैटलाइज हो सकती है। तो एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, तो प्रोटीन्स विद स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, एंजाइम से क्या है, प्रोटीन्स है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमने देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, और जो ग्लूकोज है, सी। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट या टॉलरेंस टेस्ट यूज किया जाता है एल्डिहाइड एंड कीटोन में डिस्टिंग्विश करने के लिए। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में हमने इसको कवर किया था। जो आउटपुट आता है फेलिंग के केस में Cu2O आता है, विच इज दैट इज द आउटपुट इज ऑक्सीडाइज्ड Cu2O, जो कि रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं जिसके, इसका मतलब पॉजिटिव टेस्ट आया है। तो गिव्स ए पॉजिटिव टेस्ट फॉर अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स इन विच देयर इज वन एक्सेप्शन, सुक्रोज। Sucrose, protein and fats do not have an aldehyde group, so it give a negative test for failing solution. Glucose contain aldehyde group, ग्लूकोज में आपको पता ही है ये एक एल्डोज है, CHO ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, तो ये पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन देगा, पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा, सिल्वर मिरर यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है, और फेलिंग के केस में रेड पीपीटी आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। 9, फ्रक्टोज जो है रिड्यूसेस टॉलरेंस रीजन ड्यू टू इनोलाइजेशन। फ्रक्टोज जो कि कीटोज है, जिसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, C डबल बॉन्ड O CH2OH, फिर 1 2 3, फिर सबसे नीचे CH2OH, फर्स्ट OH राइट वाला छोड़ दो, सेकंड लेफ्ट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, ओपन बनाया है H H और H, तो ये कीटोज है। एज द सबस्ट्रेट अंडर द एल्कलाइन मीडियम ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट जब आप लेंगे तो एक पार्ट ऑफ फ्रक्टोज इज ट्रांसफर्ड इनटू ग्लूकोज एंड मैनोज। इसका एक पार्ट किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ग्लूकोज एंड मैनोज में, बोथ एल्डोजेस है, देन दीज एल्डोजेस, ये भी एल्डोजेस है, ये भी एल्डोज है, और ये भी क्या है, एल्डोज है, तो ये एल्डोजेस क्या दे देंगे हमें, पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट। इस वजह से फ्रक्टोज एक कीटोज है, जो एल्कलाइन मीडियम में क्या हो जाता है, एनोलाइजेशन ऑफ फ्रक्टोज फॉलोड बाय कन्वर्जन टू एल्डिहाइड बाय बेस, इस वजह से क्या हो जाता है बताइए, इस वजह से ये टॉलरेंस टेस्ट को रिड्यूस कर देता है। तो क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया है कि फ्रक्टोज तो एक कीटोज है, फिर ये टॉलरेंस को कैसे रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हो जाता है इनोलाइजेशन, इनोल बन जाता है, इनोल मतलब इन प्लस ओल, आप जानते होंगे इनोल, इन प्लस ओल, ठीक है, तो इन प्लस ओल बनने की, जो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और जो CH2OH है, यहाँ पर इनोल बन जाता है, कैसे, यहाँ पर इनोल बन जाता है, ये H आ जाता है इधर, तो ये हो जाता है आपका इनोल, कैसे बनता है, C डबल बॉन्ड CHOH, और इधर भी क्या हो जाता है OH, तो ये बन गया इनोल, बाकी रेस्ट ऑफ द चेन एज इट इज है, इन प्लस ओल इनोल।
तो चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 देखा वो है हमारा मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये हम कल की क्लास में भी हमने देखा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्लोरोफिल में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्लांट्स में मिलता है एंड अदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में ये क्रूशियल रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच इज द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में ये होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल क्या कंसिस्ट करता है, एक पोरफायरिन रिंग विद ए मैग्नीशियम आयन एट द सेंटर। पोरफायरिन रिंग्स होती हैं इसमें क्लोरोफिल में जिसमें मैग्नीशियम एज ए सेंटर प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम एज ए सेंटर आयन प्रेजेंट होता है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे जो भी हमने आज अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, फिर हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।